जय हिंद जय हिंद जय हिंद। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, कैसे हैं सबके सब? कैसे हो भाई? मेरी आवाज सभी को आ रही है और वीडियो भी दिखाई पड़ रही है, तो नारा लगा देंगे जोरदार, भारत माता की जय का, जल्दी से। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। अरे बाप रे बाप रे, क्या भाई स्पीड चल रही है चैट की भाई, मजा आ गया, मजा आ गया देख के भाई। क्या तो स्पीड चल रही है चैट की भाई साहब। स्वागत है स्वागत है स्वागत है, आप सभी का स्वागत है शौर्य 2.0 के फिजिक्स के पहले लेक्चर के अंदर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशंस, ठीक है ना। ये लेक्चर नंबर 1 रहने वाला है ना। अच्छा, मैं उससे पहले एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप में से कौन बच्चे एनडीए फाउंडेशन 2024 से आए हैं? ठीक है, बैच का नाम था एनडीए फाउंडेशन 2024, ठीक है। और कौन से बच्चे नए आए हैं, न्यू, ठीक है। तो जो बच्चे एनडीए फाउंडेशन 2024 से आए हैं ना, वो थम्स अप करना, ठीक है ना। ठीक है, थम्स अप करना, वो थम्स अप करना, ठीक है। और जो न्यू आए हैं वो थम्स डाउन करना, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं कि भाई मैं तुमको थम्स डाउन कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। बस मुझे पता चल जाएगा कितने परसेंट बच्चे पुराने और कितने परसेंट बच्चे नए हैं, ठीक है ना। कितने परसेंट बच्चे पुराने हैं, कितने परसेंट बच्चे नए हैं, मुझे केवल ये जानना है, ठीक है ना। तो इसके लिए 30 सेकंड का एक पोल चालू कर रहा हूं मैं, है ना। पोल देना आपको आता ही होगा। 10 दिन हो चुके हैं, 10 दिन हो चुके हैं, है ना, बैच को चलते हुए। तो यू नो कि पोल का कैसे आप लोगों ने आंसर करना है, ठीक है। एनडीए फाउंडेशन 2024 से हैं तो अप करिएगा, और नए हैं तो डाउन करिएगा, ठीक है। इससे मुझे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा क्या किस तरीके से हम लोगों ने आगे बढ़ना है ना। भाई इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन तो मेरे ख्याल लगता नहीं कोई होगा। या तो आप नए बच्चे होंगे, है ना, बैच के लिए, या फिर आप एनडीए फाउंडेशन 2024 के होंगे, दोनों में से एक चीज होगी। ज्यादातर बच्चे मुझे ऐसा लग रहा है कि नए हैं, ज्यादातर बच्चे ऐसा लग रहा है कि नए हैं। कम बच्चे एनडीए फाउंडेशन से आए हैं, है ना, ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, बाकी देख लेते हैं, बाकी देख लेते हैं। हाँ, जैसा था, जैसा मुझे लगा वैसा ही है ना। ज्यादातर बच्चे नए हैं, 70% बच्चे जो है वो नए हैं, है ना, और 30% बच्चे जो है वो लगभग पुराने हैं, ठीक है। ठीक है, ये मान करके, अनुमान लेकर के हम लोग चलते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, शौर्य बैच किस हिसाब से रन करता है मैं समझा देता हूं आपको, ठीक है। शौर्य बैच के अंदर हम लोग 0 से लेकर के और एंड लेवल तक सब कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन वो लेक्चर 1 शॉट होते हैं, तो 1 शॉट के अंदर अगर सब कुछ पढ़ना है तो लेक्चर की ड्यूरेशन ज्यादा होती है। खासकर मैं उन 30% बच्चों से बात कर रहा हूं जो कि एनडीए फाउंडेशन से आए, जहां पर मैं 1 घंटे का लेक्चर लिया करता था, ठीक है ना। लेकिन अब आपका एग्जाम पास आ रहा है, बहुत पास आ रहा है ना। आप सभी एनडीए 2 2024 देने वाले हैं, है ना, जो कि सितंबर में एग्जाम होगा। तो ज्यादा समय आपके पास नहीं है। 100% जितने भी बच्चे हैं इस बैच के अंदर, है ना, तो ज्यादा समय आप लोगों के पास नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग लेक्चर की ड्यूरेशन को यहां पर ज्यादा रखते हैं, ठीक है। 1.5 घंटा भी हो सकता है, 2 घंटे भी जा सकता है कोई कोई लेक्चर, ठीक है ना। सारे नहीं जाएंगे, जैसे आज का लेक्चर मुझे नहीं लगता जाएगा 2 घंटा, लेकिन कुछ लेक्चर होंगे जो 2 घंटे को भी टच कर सकते हैं, ठीक है ना। तो लेक्चर का ड्यूरेशन ज्यादा होता है। प्रैक्टिस हम लोग लेक्चर के अंदर ही करवाते हैं, इसके अलावा डीपीपी आपको खुद संभालनी पड़ती है ना। तो डीपीपी आपको दी जाएगी, ठीक है। डीपीपी आपके पास रहनी ही है, तो डीपीपी आपने खुद संभालनी है, ठीक है ना। तो डीपीपी जरूर लगानी है, और लेक्चर के जो इन बिटवीन क्वेश्चन होते हैं वो हम करवाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा मैं 3 सेशन प्लान करता हूं, हमेशा करता हूं। शौर्य कोई पहली बार तो मैं पढ़ा नहीं रहा, शायद मैं 8वीं बार शौर्य ले रहा हूं, 7वीं 8वीं बार शौर्य चल रहा है ये, ठीक है ना। शौर्य 2.01, हाँ 7वीं बार 8वीं बार शौर्य चल रहा है, ठीक है ना, 8th शौर्य है ये, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही समझा दूं भाई कि हम लोग प्रैक्टिस सेशन 3 रखेंगे, बीच में रखेंगे प्रैक्टिस सेशन 3, ठीक है ना। तो उनके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जितने भी एमसीक्यू तब तक होंगे, जितने भी चैप्टर हम लोगों ने किए होंगे उनके जो एमसीक्यूज होंगे, पीवाईक्यूज होंगे, प्रीवियस ईयर सवाल होंगे, वो सारे के सारे आपको लेकर के हम लोग प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है ना। तो ये मेरा तरीका रहने वाला, ये फिजिक्स का तरीका रहने वाला है करने का, ठीक है ना। तो पहला जो प्रैक्टिस सेशन आपका होगा वो 6 लेक्चरों के बाद होगा, है ना। जब हम 6 चैप्टर पूरे कर चुके होंगे उसके बाद एक सेशन रखेंगे, फिर और 6 या 7 चैप्टर पूरे कर चुके होंगे तो एक और प्रैक्टिस सेशन रखेंगे, और फिर एक प्रैक्टिस सेशन होगा सबके एंड में, ठीक है। जब पूरा कोर्स खत्म कर लेंगे तो एंड में फिर एक प्रैक्टिस सेशन रखेंगे। तो 3 प्रैक्टिस सेशन हम लोग रखेंगे, थोड़े से लंबे होते हैं, जिसमें 40-40 सवाल कम से कम आपको करवाए जाएंगे, ठीक है ना। सबके सब प्रीवियस ईयर सवाल होंगे, ठीक है। थोड़ी सी मैं फिजिक्स की बात करना चाहता हूं। देखो एनडीए में, एनडीए
एग्जाम के रिटन को क्लियर करने के लिए फिजिक्स बहुत जरूरी है। फिजिक्स बहुत ज्यादा जरूरी है। रीजन क्या है? रीजन यह है कि फिजिक्स के कम से कम 25 सवाल देखने को मिलते हैं आपको। 25 सवाल। ज्योग्राफी से थोड़े ज्यादा। ज्योग्राफी में आपको 20-22 सवाल देखने को मिलते हैं, कभी कभी 23 भी टच हो जाता है। ऐसे ही फिजिक्स भी 25 से 27 भी टच हो जाता है, लेकिन ऑन एन एवरेज मान करके चलूं, है ना, ऑन एन एवरेज मान करके चलूं तो 25 सवाल फिजिक्स के लगभग पूछे जाते हैं, जिसको मैं 4 से इंटू कर दूं तो 100 मार्क्स बनते हैं, है ना। तो भाई 100 नंबर की फिजिक्स आती है और ये बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू केमिस्ट्री, एज कंपेयर टू बायोलॉजी। केमिस्ट्री इसकी भी आधी आती है। अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं फिजिक्स के ना, तो केमिस्ट्री के 15 या 16 क्वेश्चन आते हैं और बायो के 8 या 9 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो आप अपने हिसाब से प्रायोरिटाइज कर लीजिए कि क्या आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। ऐसी ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के आपको 22 या 24 सवाल देखने को मिलेंगे, हिस्ट्री के और कम हो जाएंगे, ठीक है ना, और पॉलिटी के और इकोनॉमिक्स के तो बहुत ही कम होते हैं सवाल। क्या समझ में आ गया? सबसे ज्यादा फोकस रखना है मैथ्स पर, ठीक है। सबसे नंबर 1 फोकस रखना है मैथमेटिक्स पर, नंबर 2 फोकस रखना है इंग्लिश पर, नंबर 3 फोकस आप लोगों ने फिजिक्स पर रखना है, नंबर 4 आपने ज्योग्राफी पर रखना है। तो इस तरीके से अपने शेड्यूल को और अपनी मेहनत को प्रायोरिटाइज कर लेना। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई? अगर आई तो लिखिए भारत माता की जय फटाफट, जल्दी से जल्दी से। सबसे ज्यादा महत्व देना मैथ्स को, क्योंकि उसका अलग से पेपर होता है, आपको पता है। उसके बाद महत्व जाएगा इंग्लिश को, ठीक है, और नंबर 3 पर आप फिजिक्स को रखिएगा, है ना। मैं नहीं कहता कि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं तो भाई नंबर 1 पर फिजिक्स को रखना, ऐसी बातें मैं नहीं करता भाई, ठीक है ना। वो बात करूंगा जो आपको एनडीए के पार लगा दे, वही बात करूंगा जो आपके भले की होगी और जो आपको एनडीए के पार लगा देगी। ये जो खाई आपको दिख रही है आप में और एनडीए एकेडमी में जाने की, वो खाई जो है वो भर जाएगी, ठीक है। तो धन्यवाद धन्यवाद, भारत माता की जब बात समझ में आ गई है, ठीक है ना। तो तीसरा फिजिक्स को रखना, चौथा ज्योग्राफी को रखना। फिजिक्स और ज्योग्राफी को लगभग बराबर बराबर रखना, ठीक है। ऐसा ना हो कि ज्योग्राफी के लेक्चर देखते रहो फिजिक्स के ना देखो, है ना। लेकिन मैं ये बात जानता हूं कि बहुत सारे बच्चे साइंस बैकग्राउंड के होते हैं, है ना, और वो इन लेक्चर्स से अपना रिवीजन कर लेते हैं फिजिक्स का। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, उचित है, बहुत ज्यादा सही है ये, है ना। दिस इज वेरी वेरी उचित चीज कि आप लोग अगर साइंस बैकग्राउंड से हैं, जो कि 80% बच्चा एनडीए जो देता है वो साइंस बैकग्राउंड का होता है ना। कुछ 15% कॉमर्स का होता है और कुछ 5% बचा हुआ 5% जो है वो आर्ट्स यानी ह्यूमैनिटीज का होता है, ठीक है ना। तो वो बच्चा तो पूरे पूरे लेक्चर देखेगा ही, उसको तो पूरे पूरे लेक्चर देखने ही है। लेकिन जो साइंस बैकग्राउंड का बच्चा है वो इनसे रिवीजन कर सकता है, ये बिल्कुल उचित है, ये बिल्कुल सही है अगर आप ऐसा कर रहे हो तो, ठीक है ना। तो साइंस वाला बच्चा इन लेक्चर से अपना रिवीजन करे तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपको फिर लाइव लेक्चर के अंदर ही आना है। बहुत बच्चे मेरा लेक्चर रिकॉर्डेड भी देखते हैं, इससे मुझे कोई समस्या नहीं है। मुझे क्यों समस्या होगी? आप लोगों का एनडीए निकलना चाहिए बस। एट द एंड आप लोगों ने डिसाइड करना कि आपके लिए क्या बेटर है, आपको किस चीज के लेक्चरों को देखने की लाइव जरूरत है और किन चीज के लेक्चरों को देखने की रिकॉर्डेड जरूरत है ना। क्योंकि रिकॉर्डेड में आप 2x पर देख पाते हो तो आपको जल्दी जल्दी रिवीजन मिल जाता है उसका। यहां 2 घंटे का लेक्चर होगा, आप उसको 1 घंटे में देख लोगे, है ना। तो मैं आपके भले की ही बात कर रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मेरा लेक्चर देखने मत आओ, मैं कह रहा हूं मेरा लेक्चर देखने आओ लेकिन प्रायोरिटाइज करके आओ, अपनी प्रायोरिटी को सेट करके आओ। क्या मेरी स्ट्रेटेजी समझ में आई? क्या जो मैं आपसे कह रहा हूं वो स्ट्रेटेजी आपको समझ में आई? कॉमर्स वाला तो देखेगा ही और आर्ट्स वाला भी देखेगा लेक्चर, ठीक है ना। साइंस वाला अपनी इच्छा अनुसार आ सकता है, रिकॉर्डेड देख सकता है, 2x पर आकर के देखे, रिवीजन करे, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। मैं सब कुछ पढ़ाने वाला हूं जो जो एनडीए में है, मैं सब कुछ पढ़ाने वाला हूं जो जो एनडीए में है, ठीक है। और जो एनडीए फाउंडेशन के बच्चे आए हैं उनकी फाउंडेशन ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है, उनको हम लोगों ने एक बैच में पढ़ाया है ऑलरेडी, है ना। एनडीए फाउंडेशन वाला जो बच्चा है वो ऑलरेडी पढ़ करके आया है सारी फाउंडेशन की चीजों को, ठीक है ना। तो उसके लिए भी एक रिवीजन साबित होगा। तो अल्टीमेटली ये शौर्य बैच एक रिवीजन बैच है, एक फाइनल बूस्टर है ना। जैसे भाई कोई क्या कहते हैं उसको, अब तो मैं वैक्सीन का एग्जांपल भी नहीं दे सकता, बड़ा बवाल चल रहा है उसके ऊपर, लेकिन चलो मान लेते हैं कि कोई वैक्सीन है, मैं कोरोना की वैक्सीन की बात नहीं कर रहा, कोई वैक्सीन है, ठीक है ना, जिसका एक शॉट पहले दिया गया, है ना, एक बार वो वैक्सीन उसको लगी, है ना, उसके बाद उसका असर थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है ना, फिर दूसरा शॉट लगाया तो उसका फिर असर बढ़ गया, ठीक है ना, उसके बाद फिर लगती है बूस्टर डोज, है ना। आपको बचपन में भी लगी होगी, हेपेटाइटिस का इंजेक्शन लगता है या पोलियो का लगता है, बहुत सारे वायरस बच्चे को छोटी उम्र में पकड़ते हैं, तो काफी सारे
उसको इंजेक्शन लगते हैं, टीके लगते हैं बहुत सारे, है ना, टीकाकरण होता है बच्चे का, होता कि नहीं होता, है ना। तो एंड में जाकर के उसको बूस्टर डोज लगते हैं, जब वो बड़ा हो जाता है ना, 6 साल का हो जाता है, तो उसको बूस्टर डोज लगता है। कुछ कुछ 10 साल की उम्र में भी बूस्टर डोज लगवाते हैं अपनी, है ना, 10 साल की उम्र में बूस्टर डोज लगवाने गए हैं, है ना। तो फिर भाई बूस्टर डोज का काम करता है ये शौर्य 2.0, है ना। तो मैं इसको इस बैच को बूस्टर बैच कहता हूं, ठीक है ना। ये एक तरीके से आपकी रैंक को, आपके स्कोर को क्या कर देगी, बूस्ट कर देगी, ठीक है ना। ये बूस्टर बैच है, ठीक है। एक आखिरी थ्रस्ट देने के लिए, एक आखिरी पुश देने के लिए, एक आखिरी फोर्स देने के लिए ये बैच आपके फायदे में रहेगा, फिजिक्स की जहां तक मैं बात करता हूं, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मेरी बातें आपको समझ में आ गई है, ठीक है ना। हाँ, टाइम कम है इसलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। क्या पढ़ने वाले हैं आज लेक्चर 1 में, ठीक है ना। तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस अगेन 1 शॉट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे पूरा का पूरा। शुरू करते हैं, ठीक है। देखो भाई, हम सबसे पहले नेचर की फंडामेंटल फोर्सेस की बात करते हैं, ठीक है। फंडामेंटली 4 फोर्सेस होती हैं नेचर के अंदर, फंडामेंटली 4 फोर्सेस होती हैं नेचर के अंदर, जिसमें कि सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स जो होती है वो होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। इससे कमजोर फोर्स होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ी है आपने ये फोर्स, इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। अरे आयनिक बॉन्ड पढ़ा है ना, केमिस्ट्री में बनता है, जो आयंस के बीच में बनता है आयनिक बॉन्ड। 8वीं में पढ़ा था पहली बार आयंस के बारे में, उसके बाद 9वीं में तो आयंस आ ही गए थे आपकी केमिस्ट्री के अंदर। फिर 10वीं में आपने आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड के नाम सुने थे ना भाई, वही है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कौन सी होती है, आयनिक बॉन्ड वाली फोर्स, ठीक है। उससे भी ज्यादा स्ट्रांग होती है स्ट्रांग न्यूक्लियर, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आई, उसके बाद आती है वीक न्यूक्लियर, उसके बाद आती है वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। और सबसे कमजोर फोर्स जो होती है वो होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, ग्रेविटेशनल फोर्स तो सैटेलाइट घुमा देती है, क्या बात कर रहे हो आप, धरती ने हमको चिपका के रखा हुआ है ग्रेविटी से, और आप कह रहे हो कि ग्रेविटी सबसे वीक है। भाई मैं इनके कंपैरिजन में कह रहा हूं सबसे वीक है, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर कौन सी है, तो ग्रेविटेशन इसका आंसर है, ठीक है। और ऐसे सवाल एनडीए में पूछे गए हैं पास्ट में। मैं बात सिर्फ वही करूंगा जो एनडीए स्पेसिफिक होगी। अपन पीएचडी करने नहीं आए फिजिक्स में, है ना, हम कोई बीएससी एमएससी की क्लास नहीं खोल रहे हैं यहां पर, है ना। तो भाई बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जितना ज्यादा डिटेल में जाना जरूरत होगा उतना ही जाएंगे, जितना जरूरी होगा उतना ही गहराई में उतरेंगे, नहीं तो सिर्फ एनडीए स्पेसिफिक बात करके हम आगे निकल जाएंगे, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर सबसे स्ट्रॉन्ग, उससे हल्की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उससे हल्की वीक न्यूक्लियर, और सबसे हल्की कौन सी, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना। आपको ऑर्डर भी ध्यान में रखना है, इसका ऑर्डर भी ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं किनके किनके बीच में होती है, ये किनके किनके बीच में फोर्स लगती है। तो आइए सुनिए बेटा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर लगती है न्यूक्लियॉन्स के बीच में। सर ये न्यूक्लियॉन्स कौन होते हैं, व्हाट आर न्यूक्लियॉन्स, हु आर न्यूक्लियॉन्स, ये न्यूक्लियॉन्स कौन होता है भाई। न्यूक्लियॉन्स होता है या तो न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर लगती है या तो न्यूट्रॉन के बीच में, या फिर प्रोटॉन के बीच में, या फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी, ठीक है ना। ये बड़ी ही शॉर्ट डिस्टेंस फोर्स है, कुछ इसके बारे में बता देता हूं आपको। ये बड़ी ही शॉर्ट रेंज की फोर्स होती है। कितनी रेंज होती है, कोई आइडिया है आपको। ये शॉर्ट रेंज्ड फोर्स है, कितनी रेंज में लगती है पता है, ये लगती है बेटा 10 की पावर -15 मीटर की रेंज में। इसे बोलते हैं 1 फर्मी मीटर या फेम्टोमीटर, 1 FM 10 की पावर -15 न्यूक्लियस के अंदर लगती है, इसलिए न्यूक्लियर फोर्स नाम है, देख लो, ठीक है ना। किसमें लगती है ये न्यूक्लियर डिस्टेंस पर लगती है, न्यूक्लियर डिस्टेंस पर लगती है, ठीक है। किनके बीच में, न्यूट्रॉन के बीच में, प्रोटॉन के बीच में, या फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, ठीक है। इसके बाद आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। इसके बाद आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सुनते जाइएगा, बहुत ज्यादा ज्ञान मिलेगा। ज्ञान यहां रुकता नहीं है शौर्य बैच के अंदर, लगातार ज्ञान मिलता जाएगा। यह ज्ञान अपने पास नोट करके रखना है आपने, ठीक है। नोट्स बाद में बनाने हैं, साथ में नहीं बनेंगे, साथ में नोट्स नहीं बनते, नोट्स बनेंगे बाद में, ठीक है। इसके बाद आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमेशा चार्जेस के बीच में लगती है, चार्जेस प्लस चार्ज, अरे बोलो क्या करता है, रिपेल करता है सर,
माइनस माइनस चार्ज क्या करता है भाई? ये भी रिपेल करता है सर। और प्लस माइनस क्या करता है बेटा? सबको पता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये रिपल्सिव और ये अट्रैक्टिव फोर्स, इसी का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है ना, इसी का नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नॉर्थ पोल रिपेल करते हैं मैग्नेट के, हां या ना? साउथ पोल रिपेल करते हैं मैग्नेट के, हां या ना? और नॉर्थ साउथ पोल अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेट के, हां या ना? दैट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो ये हमेशा किन के बीच में लगती है? बिटवीन द चार्जेस। जैसे ये न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगती है तो हम बोलेंगे ये चार्जेस के बीच में लगती है। समझ में आया क्या? समझ में आई क्या कहानी भाई? है ना, हिंदी बोल रहा हूं भाई, प्योर हिंदी। लिखना तो अंग्रेजी में पड़ेगा लेकिन बोलना हिंदी में पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो चार्जेस के बीच की फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब आती है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये किन के बीच में लगती है? तो भाई वीक न्यूक्लियर मोस्टली लगती है अदर न्यूक्लियर पार्टिकल्स। न्यूक्लियस के अंदर और भी पार्टिकल्स होते हैं, ग्लूऑन्स होते हैं, ग्रेविटॉन्स होते हैं, नेक्सिटॉन्स, बहुत सारे और पार्टिकल्स भी होते हैं इनके अलावा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अलावा। ठीक है ना, तो यहां लिख देता हूं अदर न्यूक्लियर पार्टिकल्स के बीच में, अदर न्यूक्लियर पार्टिकल्स के बीच की फोर्स, ठीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। सही है, नाम जानने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको कि आपसे कोई नाम पूछने आ जाए कि बताओ वीक न्यूक्लियर किनके किनके बीच में लगती है, तो टेंशन ना लो, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद लास्ट में आती है ग्रेविटेशन फोर्स। क्या आप बता सकते हो ग्रेविटेशन फोर्स किन किन चीजों के बीच में लगती है? पहली बार 9वीं में पढ़ी थी, पहली बार 9th क्लास में पढ़ी थी, पहली बार 9th क्लास में पढ़ी थी। किनके बीच में लगती है ग्रेविटेशन? किनके बीच में लगती है भाई? शाबाश सुमित राणा, क्या बात है भाई, सुमित राणा, बहुत बढ़िया। मासेस के बीच में लगती है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये लगती है बेटा दो मासेस के बीच में, एक मास दूसरे मास को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। ये ऑलवेज अट्रैक्टिव ही होती है फोर्स, कभी रिपेल नहीं करती। ठीक है, एनी टू बॉडीज मत बोलो बेटा, एनी टू मासेस बोलो, एनी टू मासेस बोलो। ठीक है, बॉडीज मत बोलो, एनी टू मासेस बोलो। तो मासेस के बीच की फोर्स ग्रेविटेशन है, बढ़िया। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि इन्हीं 4 फोर्सेस से मिलकर के दुनिया की सारी फोर्सेस बनी है, इन्हीं 4 फोर्सेस से मिलकर के दुनिया की समस्त फोर्सेस बनी है। दुनिया में जो मर्जी फोर्स उठा के देख लो, टेंशन, फ्रिक्शन, नॉर्मल, विस्कस फोर्स, ठीक है ना, और अनकंडीशनड जितनी भी फोर्सेस हैं भाई, वो सारी इन्हीं से मिलकर के बनी है। ग्रेविटेशन के बारे में ज्यादा जानना चाहते हो, देखो लिखा हुआ है किनके बीच में? मासेस के बीच में। हमेशा अट्रैक्टिव होती है नेचर में। ठीक है, यूनिवर्स में सब जगह पर लगती है, इसकी रेंज इनफाइनाइट है ना, लेकिन ये एक बड़ी वीक फोर्स है। मैंने आपको बताया ना, सबसे वीक फोर्स होती है ग्रेविटेशन। सही है, और ये आपको बताएगा 10 की पावर -38 टाइम्स है किसके? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के, तो काफी वीक है। 10 की पावर 38 गुना वीक है, 10 की पावर 38 गुना कमजोर है ग्रेविटेशन फोर्स। किससे? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर से। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई। ठीक है ना, तो ये कहानी है ग्रेविटेशन के साथ, पढ़ते रहना, बाद में सब चीजें मैंने ऑलरेडी बता दी हैं आपको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्टेशनरी या मूविंग इलेक्ट्रिकल चार्ज, चार्जेस के बीच की फोर्स है, बताया था ना, चार्जेस के बीच की फोर्स है, बताया था ना, चार्जेस के बीच की है। अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है, चार्ज पार्टिकल्स पर लगती है, रेंज इसकी इन्फिनिटी तक जाती है, जितना मर्जी डिस्टेंस ले जाओ लगती रहती है ये। ठीक है ना, ये 1036 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है ग्रेविटेशन से, लेकिन 10 की पावर -2 टाइम्स वीक है। किससे? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर से, यानी 100 गुना कमजोर है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर से। ठीक है ना, ये ऑर्डर में नहीं आ रही है, अपना अपना कहने आ रही है बस बातों को। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर आ गई सबसे तगड़ी, न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगती है। न्यूक्लियॉन्स कौन होते हैं भाई? प्रोटॉन भी हो सकता है और न्यूट्रॉन भी हो सकता है। जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं उनको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। मेरी बात रिपीट करो जरा, जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं उन्हें न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। एक बार फिर से सुनो, जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं उन्हें न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियॉन्स हैं क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। ठीक है, अट्रैक्टिव भी होती है, रिपल्सिव भी होती है, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, और ये डिस्टेंस बहुत छोटा होता है। देखो क्या लिखा हुआ है, वेरी शॉर्ट, न्यूक्लियर साइज 10 की पावर -15, इसे बोलते हैं फर्मी डिस्टेंस या फेम्टोमीटर। फेम्टोमीटर एक ही बात है, एक ही बात है। ठीक है ना, सबसे तगड़ी फोर्स है नेचर की, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, बढ़िया, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, वीक न्यूक्लियर आ गया, 2 न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगती है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। मैंने बताया आपको न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे पार्टिकल है,
ठीक है ना। तो रेडियो एक्टिव डीके के टाइम पर यह फोर्स देखने में आती है, हमेशा नहीं होती है, फोर्स देखने में आती है। यह भी शॉर्ट रेंज फोर्स है ना, और 10 की पावर -13 टाइम्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर से, यानी 10 की पावर 13 गुना कमजोर है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर सबसे स्ट्रॉन्ग है भाई, सीधी बात, ठीक है। तो ये ऑर्डर आप लोगों ने क्या रखना, ध्यान में रखना। चलिए चलते हैं कानूनों की बात करते हैं। देखो भाई, ये जो ब्रह्मांड है जो कि कानूनों से बंधा हुआ है, वो कानून कंजर्वेशन के 5 लॉज आप लोगों ने अभी सिर्फ सुनने हैं, समझा नहीं रहा हूं आज। इन्हें समझेंगे चैप्टरों में, जब जब ही आएंगे तब तब इनको समझा जाएगा। आज नहीं समझ रहे हैं, आज सिर्फ नाम बता रहा हूं। कंजर्वेशन के 5 लॉज हैं, 5 लॉज हैं। कौन कौन से 5 हैं भाई, बताओ जरा। पढ़े हैं आप सभी ने, कोई केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, कोई फिजिक्स में पढ़ा होगा, बताओ बताओ। कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है क्या? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है क्या? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड सुना है ना। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी सुना होगा आपने, चार्ज भी कंजर्व रहता है, ठीक है ना, चार्ज भी कंजर्व रहता है बेटा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मोमेंटम कंजर्व रहता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सुना होगा आपने, और इसके अलावा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो ये 5 कंजर्वेशन के लॉज है। समझा नहीं रहा हूं, सिर्फ नाम बता रहा हूं, समझा नहीं रहा हूं, सिर्फ नाम बता रहा हूं, ठीक है ना। बच्चा कह रहा है सर तेज चल रहे हो, तेज चल नहीं रहा, सिर्फ तेज बोल रहा हूं। स्लाइड जितनी देर खोल रखी है उतनी देर में आप आराम से पढ़ और समझ सकते हो बात को, है ना। मैं बस लगातार बोल रहा हूं, रैप कर रहा हूं मैं, है ना। तो रैप गाना तेज तो लगता ही है, ठीक है, लेकिन मैं चुप नहीं हो रहा हूं, बात ये है, ठीक है ना। मैं चुप हो भी नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट आपको देना होता है और वो कम टाइम में देना, इसलिए मुझे लगातार बोलते रहना पड़ता है। लेकिन मैं भगा नहीं रहा हूं स्लाइड को, स्लाइड को तो अपनी जगह पर रखा हुआ मैंने, ठीक है ना। तो इसलिए कंजर्वेशन के 5 लॉज हैं, धीरे धीरे सबको समझेंगे जब इनका टाइम आएगा, है ना। जब जिनका टाइम आएगा तब इनको समझेंगे, ठीक है। ये इनके बारे में कुछ कुछ बातें लिखी हुई है, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है ना, आराम से पढ़ते रहना, ठीक है। ये वही बातें हैं जो मैं अपने मुंह से बोल रहा हूं, ये सब पीछे अंग्रेजी में भी लिख के लाया हूं, क्योंकि हर एक मेरी बात तुम्हें याद रह जाए ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। अरे हर एक मेरी बात तुम्हें याद रह जाए ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। तो पीछे लिखी हुई है, बाद में आप इनको पढ़ के भी देख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन डिटेलिंग इसकी जब आएगी तभी पढ़ेंगे। तो बात यह है कि फिजिक्स को समझना है अगर, तो उसके अंदर ना चीजें नापनी तोलनी पड़ती हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? अरे भाई चीजें नापनी तोलनी पड़ती है तभी फिजिक्स समझ में आती है ना। भाई देखो, जैसे कोई गाड़ी है मान लो, ठीक है, अब वो गाड़ी तेज जा रही है या वो गाड़ी धीरे जा रही है, तो आपको उसकी स्पीड को कैलकुलेट तो करना पड़ेगा ना, तभी पता चलेगा कि वो तेज है या वो धीरे है ना। अच्छा, एक ग्लास के अंदर पानी रखा हुआ है, किसी ने बोला हाथ मत लगाइयो गर्म है, किसी ने बोला हाथ मत लगाइयो गर्म है, ठीक है ना। तो आपने उसको हाथ लगा लिया, लेकिन आपको इतना गर्म नहीं लगा, वो गुनगुना लगा। तो आपकी अपनी स्ट्रेंथ है उसको पकड़ने की। तो टेम्परेचर भी एक क्वांटिटी है, समझ गए ना। तो फिजिक्स को समझने के लिए क्या चाहिए? फिजिक्स को समझने के लिए चाहिए फिजिकल क्वांटिटी, नहीं तो फिर सारी बातें हवा में होंगी। कहेंगे भाई वो लड़का दिखा था, लड़का बहुत लंबा था, तो भाई कितना लंबा था? 7 फुट का था क्या? या तो 6 फुट भी लंबा ही होता है कि नहीं? अरे यार मैं वो जमीन देख के आया, जमीन तो कई एकड़ में फैली हुई है। अरे भाई कितने एकड़ में फैली हुई है? 4 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़, कितने एकड़ में फैली हुई है? कोई तो बताएगा। अरे यार बड़ी देर हो गई यार, बड़ी देर हो गई। बड़ी देर क्या होता है? ये बड़ी देर क्या होता है भाई? किसी के लिए 1 घंटा बड़ी देर है, किसी के लिए 10 घंटा बड़ी देर है, किसी की फ्लाइट डिले हो रही है मान लो, है ना, या किसी की ट्रेन लेट हो गई है, तो उसके लिए 1-2 घंटा भी बहुत बड़ी देर है कि नहीं? समझ रहे हो ना। अच्छा, और बारात को कहें कि बारात बड़ी देर से आ रही है, तो उसके लिए 1-2 घंटा कोई बड़ी बात नहीं होती, बारात तो लेट हो ही जाती है 1-2 घंटा। हाँ 4 घंटा 5 घंटा लेट अगर बारात आ रही है तो बोलेंगे हाँ उसके लिए वो लेट है। तो उसके लिए टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि सबके लिए ये हवा में जो तीर छोड़े जाते हैं, ये इतना बड़ा है, वो उतना लंबा है, वो इतना छोटा है, वो इतना गर्म है, वो इतना ठंडा है, ये कोई नापा तोली थोड़ी गया। तो नापा तोला जाता है। फिजिक्स के अंदर चीजों को नापना तोलना पड़ता है, तभी फिजिक्स समझ में आती है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, जिसको नापा जाए। सीधी बात बता रहा हूं, ठीक है, जिसको नापा जाए। फिजिकल क्वांटिटी क्या? जिसको नापा जाए, जिसको मेजर किया जा सके, ठीक है, जिसको मेजर किया जा सके उसे कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, है ना। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज है जिसको मेजर ना किया जा सके?
ऐसी कौन सी चीज है जिसको मेजर किया ना जा सके? बताओ। मां का प्यार क्या मेजर किया जा सकता है? किसी की देशभक्ति क्या मेजर की जा सकती है? किसी की किसी भगवान में आस्था क्या मेजर की जा सकती है? क्या पिताजी का गुस्सा, क्या पिताजी की डांट मेजर की जा सकती है? हां, की जा सकती है। कितना जूता मारा, 10 जूता मारा कि 20 जूता मारा कि 40 जूते मारे, है ना? कि राड से मारा, कि भाई पाइप निकाल के मारा, कि भाई झाड़ू से मारा, है ना? वो तो मेजर किया जा सकता है। लेकिन गुस्सा कितना है या डांट कितना रहे हैं, नहीं किया जा सकता। ऐसे ही और एक चीज मेजर नहीं की जा सकती, वो है हमारी क्यूटनेस और मेरी हॉटनेस। ठीक है ना? कुछ लोगों के लिए मैं बहुत ज्यादा हॉट हूं, कुछ लोगों के लिए मैं बहुत ज्यादा क्यूट हूं, ये दोनों ही मेजर नहीं हो सकते। ठीक है ना? तो रक्षक सर की हॉटनेस एंड क्यूटनेस आर ऑल्सो अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी। समझ गए ना? बढ़िया। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी जिसको क्या किया जा सकता है बेटा? मेजर किया जा सकता है। ठीक है ठीक है ना? जिसको मेजर किया जा सकता है उसे कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। देखो क्या लिखा हुआ है, अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर। ये सब, ये जो मैं अपने मुंह से बोल रहा हूं ना, पीछे पीछे लिखा हुआ है। तो समस्या कोई बड़ी नहीं है ना? जिसको अंग्रेजी समझ में आए वो पीछे पढ़ ले, और जिसे हिंदी समझ में आए वो मुझे सुन ले। ठीक है ना? पीछे सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा, जो मुंह से बोलूंगा वो पीछे लिखा होगा हमेशा। ठीक है, फिर भी पढ़ देता हूं, फिर भी पहली क्लास है ना, तो पहले पढ़ देता हूं आपके लिए, है ना? बाद में कहीं क्यूट हूं ना मैं? हाँ, वही बोल तो रहा हूं तो सही, है ना? A quantity which can be measured and by which various physical happenings can be explained. Physical happenings जो आसपास हो रही है उनको एक्सप्लेन किया जा सके, इसी को कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है ना? लेंथ, लंबाई एक फिजिकल क्वांटिटी है। मास बताना किसी चीज का कि मास कितना ज्यादा है कि मास कितना कम है, वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम, कितना समय लग रहा है, फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स फिजिकल क्वांटिटी है। तो भाई ये सब क्या है? जो नापा तोला जा रहा है सब फिजिकल क्वांटिटी। स्पीड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना? वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी, एक्सेलरेशन फिजिकल क्वांटिटी, मोमेंटम फिजिकल क्वांटिटी, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है जी, आइए समझते हैं फिजिकल क्वांटिटी के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी के कितने टाइप्स होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर देयर? देखो, 2 प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी होती है। ठीक है ना? कितने प्रकार की? 2 प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी होती है। कौन कौन सी? आओ सुनो। एक होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसे बेस भी कहते हैं, है ना? फंडामेंटल का दूसरा मतलब क्या होता है? बेस क्वांटिटी। दूसरी होती है डिराइव्ड क्वांटिटी। नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये ऐसी क्वांटिटीज हैं। हां बेटा, सुन ध्यान से, ये ऐसी क्वांटिटीज हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती। और ये वाली कौन सी होंगी? जिनको डिराइव करवाया जाता होगा। किससे? इनसे। समझ गए ना? तो वो क्वांटिटीज जो इनसे डिराइव करवाई जाए उनको कहते हैं डिराइव क्वांटिटीज, और जो एक दूसरे पर डिपेंड ना करती हो वो कैसी हैं? वो है फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज। समझ गए? तो डिराइव कहीं से हवा से नहीं आएंगी, डिराइव कहीं हवा से नहीं आती, वो इन्हीं से निकल के आती हैं। इन्हीं को मल्टीप्लाई, इन्हीं को डिवाइड, इन्हीं का स्क्वायर, इन्हीं का रूट, ऊपर नीचे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल करके डिराइव निकाली जाती है। ठीक है ना? कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी है टोटल कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी पता है? 7 + 2 टोटल 9। ठीक है, जिनमें से 7 को कहते हैं फंडामेंटल। ठीक है, 7 को कहते हैं फंडामेंटल, 2 को कहते हैं सप्लीमेंट्री। ठीक है ना? डिराइव्ड कितनी है पता है? हजारों में है बेटा, शायद 10,000 में होंगी, लाखों में होंगी। फिजिक्स जब तक चलती रहेगी तब तक और मिलती रहेंगी। ठीक है, फिजिक्स जब तक चलती रहेगी और मिलती रहेंगी। हजारों में डिराइव क्वांटिटी है। ठीक है, और सबकी सब कहां से निकली हैं भाई साहब? फंडामेंटल या बेस में से ही निकली है। कभी डिराइव, कभी मल्टीप्लाई, कभी डिवाइड, कभी स्क्वायर, कभी अंडर रूट, कुछ कभी क्यूब रूट, ऐसा कुछ करके निकाली गई है। ठीक है जी, आइए चलते हैं भाई एक और टाइप से फिजिकल क्वांटिटी को समझने के लिए, स्केलर और वेक्टर। अब इनके बारे में क्या डिटेल बताऊं? स्केलर क्वांटिटियां वो होती हैं जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। कॉमर्स वाले और आर्ट्स वाले बच्चे, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है, क्योंकि साइंस वाला हर एक बच्चा जानता है मैग्नीट्यूड क्या होता है ना? फिर भी बता देता हूं। ठीक है, देखो, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू पता करना। जैसे भाई मेरी हाइट 6 फुट है, मान लो, वैसे ज्यादा है, उससे थोड़ा सा 1 आधा इंच ऊपर ही है,
है ना। मान लो कि मेरी हाइट कितनी है, 6 फुट है, तो मैं बोलूंगा मेरी हाइट का मैग्नीट्यूड 6 फुट है, मेरी हाइट की वैल्यू 6 फुट है, मेरी हाइट का मैग्नीट्यूड 6 फुट है। समझ गए। अभी टाइम क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है 8, तो टाइम की वैल्यू है 8, टाइम का मैग्नीट्यूड है 8। मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट वैल्यू। समझ गए। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू। सही है। तो कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड खाली से काम चल जाता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दो काम चल जाएगा, उसके साथ डायरेक्शन को जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जिनको डायरेक्शन भी जरूरत पड़ती है उन्हें कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है। और वेक्टर अलजेब्रा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। वेक्टर अलजेब्रा बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जब दोनों मिल जाते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। एग्जांपल देता हूं भाई, मेरा मास जो है बॉडी का वो 83 किलो है, 83 केजी है। ठीक है। ईस्ट में, क्या कोई सेंस बनी? मेरा मास 83 किलो है ईस्ट में, डायरेक्शन बोल करके मैंने कोई एहसान कर दिया क्या दुनिया पर? कोई सेंस बनी इस बात की? मेरा मास 83 किलो है नॉर्थ में, क्या मतलब हुआ इस बात का? वेक्टर को हिंदी में सदिश कहते हैं बेटा, सदिश। ठीक है। वेक्टर को हिंदी में कहते हैं सदिश, दिशा के साथ आने वाला सदिश। ठीक है। हाँ भाई बताओ, कोई सेंस बनी क्या? नहीं बनी ना। अच्छा, टाइम हो रहा है 8 बजे, रात के 8 बज रहे हैं साउथ में, क्या मतलब बना भाई इस बात का? साउथ में क्या मतलब है बताओ? मैं नीचे बैठ जाऊं तो कुछ और टाइम हो जाएगा, ऊपर चला जाओ तो कुछ और टाइम हो जाएगा, यहां चला जाओ तो कुछ और हो जाएगा, यहां जाने पर कुछ और हो जाएगा क्या? नहीं ना, नहीं ना भाई। क्या दिशा पे टाइम डिपेंड कर रहा है? नहीं। क्या दिशा पे मास डिपेंड कर रही है? नहीं। तो ऐसी क्वांटिटीज स्केलर होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज स्केलर होती हैं। ठीक है ना। और वेक्टर कौन सी होंगी? जो दिशा पे डिपेंड करेंगी। ठीक है। जैसे भाई एग्जांपल देता हूं आपको, दिशा वाला एग्जांपल लो। ठीक है। आपने देखा है, आप जब किसी मॉल में जाते हो या किसी ऑफिस में जाते हो, बैंक में जाते हो, तो वहां पर ग्लास डोर के बाहर लिखा होता है पुश या पुल, है ना। अगर आप पुश की जगह पुल कर दो और पुल की जगह पुश कर दो तो क्या होगा भाई? उसकी चौखटें निकल जाएंगी दरवाजे की, हो सकता है दरवाजा टूट जाए, है ना, हो सकता है दरवाजा टूट जाए, हो सकता है आप जोर का धक्का दे दो दरवाजे को, है ना, और दरवाजा टूट के गिर जाए। तो जहां पुश लिखा है वहां पुश करना पड़ेगा, जहां पुल लिखा है वहां पुल करना पड़ेगा। यही करना सही भी है ना। और नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने पुल की जगह पुश कर दिया तो दूसरी तरफ जो बंदा खड़ा है उसके सर पे लग गया, क्योंकि उसको तो लगा था भाई मैं तो पुल ही करूंगा, है ना भाई, लेकिन तुमने पुल कर लिया। या उसको लग रहा था कि मैं पुश करूंगा लेकिन तुमने पुश कर दिया। तो भाई थोड़ा देखना चाहिए, इतना गुस्से में दरवाजा खोलना बंद नहीं करना चाहिए। ठीक है। देखना चाहिए क्या लिखा है, पुश लिखा है कि पुल लिखा है। थोड़ा ठंडे दिमाग से वो दरवाजे का हैंडल पकड़ना चाहिए कि पुश करना कि पुल करना है ना। तो फोर्स जो लगा रहे हो आप दरवाजे पर, बात को समझो, फोर्स जो लगा रहे हो दरवाजे पर आप, वो किस तरफ लगा रहे हो? ऐसे लगाओगे तो पुल हो जाएगा, ऐसे लगाओगे तो पुश हो जाएगा। तो फोर्स के साथ आपको वेक्टर जोड़ना ही पड़ेगा, ये कहना ही पड़ेगा कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दिशा के साथ ही बताई जाएगी। ठीक है। तो फोर्स हमेशा दिशा के साथ ही बताई जाती है। ठीक है। इतना सही है ना। आगे बढ़ते हैं। स्केलर वेक्टर के बारे में इतनी बातें बहुत है, बाकी पीछे से पढ़ लेना यार। ठीक है। मैं फंडामेंटल की बात कर रहा था, मैंने आपसे कहा था कि 7 + 2 फंडामेंटल क्वांटिटियां हैं। ठीक है ना। ये फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी क्या होता है, पीछे उसकी परिभाषा लिखी हुई है। परिभाषा मैंने अपने मुंह से बोल दी थी। क्या? एक दूसरे पर जो डिपेंड ना करती हो, लिखा हुआ देख लो, देख लो, देख लो, देख लो, देख लो, लिखा हुआ ये देखो क्या लिखा हुआ है। क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर क्वांटिटीज, वो क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट है अदर क्वांटिटीज के, देखो लिखा हुआ है ना। तो ये मुख्य लाइन है यहां पर। ठीक है। यहां पर मुख्य लाइन यही है कि जो इंडिपेंडेंट हो, दूसरी क्वांटिटी एक दूसरे पर डिपेंड ना करती हो। जैसे मास लेंथ पे डिपेंड कर सकता है क्या? अरे कोई मोटा आदमी है, क्या वो लंबा नहीं हो सकता? क्या मोटा आदमी हमेशा छोटा ही होगा? ऐसा तो कुछ नहीं है ना भाई। मोटा आदमी लंबा भी हो सकता है, बिग शो, और मोटा आदमी छोटा भी हो सकता है, रिकीशी, है ना भाई, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है कि नहीं? तो मोटे का लंबे से कोई लिंक नहीं और लंबे का टाइम से कोई लिंक नहीं। समझ पा रहे हो ना बात को? तो ये सब बातें क्या है, एक दूसरे से मेल नहीं खाती हैं, इंडिपेंडेंट है आपस में। ठीक है। तो ऐसी कितनी क्वांटिटी इंडिपेंडेंट है भाई? ऐसी 7 क्वांटिटियां इंडिपेंडेंट है। नंबर 1 मास, नंबर 2 लेंथ, नंबर 3 टाइम, नंबर 4 करंट, नंबर 5 टेम्परेचर, नंबर 6 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और नंबर 7 लुमिनस इंटेंसिटी विच इज नॉट इन सिलेबस।
ठीक है, नॉट इन सिलेबस। और ये भी एनसीईआरटी में केमिस्ट्री के अंदर ही पढ़ना है आपको, है ना। फिजिक्स में इतना पढ़ना नहीं होता। अमाउंट ऑफ एक आधी जगह पर आएगा तो आएगा, बता दूंगा, एक आधी जगह पर हीट में आता है बता दूंगा, अदरवाइज तो केमिस्ट्री में पढ़ना है। बाकी ये 5 तो आपने फिजिक्स में पढ़ना ही है, ये 5 तो आपको फिजिक्स में पढ़ने ही होते हैं, ठीक है ना। मास का सिंबल जानते ऑलरेडी m है, लेंथ का सिंबल l है, टाइम की शॉर्ट फॉर्म t है, करंट को डिनोट करते हैं I से, तापमान को डिनोट करते हैं T से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट करते हैं N से, ल्यूमिनेसेंस डेंसिटी ऐसे डिनोट कर जाती है। सिलेबस में है ही नहीं, कभी आएगी भी नहीं, तो टेंशन लेने की जरूरत है भी नहीं, ठीक है। फिर आती है डिराइव्ड क्वांटिटीज, अभी और बात करेंगे इनके बारे में, अभी मैंने हटा दिया, स्लाइड हटा दिया, लेकिन और बात अभी करनी है, अभी लंबी बात होगी इनके बारे में, ये मास लेंथ टाइम इनके बारे में अभी लंबी बात करनी है, ठीक है ना। फिर आती है डिराइव्ड क्वांटिटीज, ये क्या होती है भाई, जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटियां हैं उन्हीं को डिवाइड, मल्टीप्लाई, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, अंडर रूट, डिवाइड, कुछ करके डिराइव करी जाती है क्वांटिटीज। देखो लिखा हुआ है ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिराइव्ड बाय सूटेबल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ डिफरेंट पावर्स ऑफ फंडामेंटल। देखो कितनी बड़ी बात लिखी हुई है, कह रहा है इनको डिराइव किया जा सकता है बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ डिफरेंट पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, और इन्हें कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है ना। तो बहुत सारी हैं भाई, एक आधा दिखा देता हूं आपको। देखो देखो भाई, जो लेंथ होती है, लेंथ है ना, L से डिनोट करते हैं उसको, सही बात है ना। लेकिन जो एरिया होता है बेटा, एरिया वो क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, है ना, या फिर साइड इंटू साइड, डिपेंड करता है किसका आप एरिया निकाल रहे हो, है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, सही है। ऐसे ही वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम तो किसी भी चीज की वॉल्यूम होती है LBH क्यूबॉइड की, हाँ या ना। तो यार एक बात तो देखो, एक बात तो देखो कि लेंथ तो लेंथ होती ही है, ब्रेड्थ भी तो एक टाइप की लेंथ ही होती है। अरे ये ब्रेड्थ भी तो एक टाइप की लेंथ ही है, ऐसी लेंथ तो लेंथ है ही है, ब्रेड्थ भी लेंथ है, और हाइट भी तो एक टाइप की लेंथ ही होती है। तो बेसिकली एरिया क्या हो गया, एरिया हो गया लेंथ का स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या हो गई, वॉल्यूम हो गई L इंटू L इंटू L, यानी L का क्यूब। क्या ये बात समझ पा रहे हो, क्या ये बात समझ पा रहे हो। एक फंडामेंटल है, उसने 2 डिराइव करवा दी, देख लो देख लो, एक फंडे ने, एक फंडामेंटल ने 2 क्वांटिटियां क्या करवा दी भाई, डिराइव करवा दी। देख पा रहे हो कि नहीं, है ना, क्लियर हुआ। इस प्रकार से बहुत सारी क्वांटिटीज को डिराइव करवाया जाता है, कभी स्क्वायर कर देंगे, कभी रूट कर देंगे, कभी क्यूब कर देंगे, कभी क्यूब रूट कर देंगे, कभी 4 की पावर में चढ़ा देंगे, इस तरीके से बहुत सारी डिराइव क्वांटिटीज बनाई जाती हैं, ठीक है। आइए आगे चला जाए, ये रही आपकी फंडामेंटल नहीं डिराइव्ड, ये सारी डिराइव क्वांटिटीज है भाई, है ना। एक बार शक्लें देख लो, एरिया, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, है ना, यूनिट होती है मीटर, पता है ना भाई, लेंथ की यूनिट क्या होती है। अच्छा आपको सबकी यूनिट एक बार बता देता हूं, है ना, जो जो यूनिट आप लोगों ने यूज करनी है वो बता देता हूं। देखो भाई, मास की यूनिट, यहां यूनिट लिख देता हूं, है ना, मास की यूनिट होती है किलोग्राम, मास की यूनिट किलोग्राम, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकेंड्स, करंट की एम्पियर, है ना, याद आया, क्लास 10th में पढ़ा था एम्पियर। उसके बाद तापमान, टेम्परेचर होता है केल्विन में बेटा, केल्विन, ऐसा यूनिट केल्विन है इसकी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में कैलकुलेट होता है, मोल, ठीक है। और ल्यूमिनेसेंस डेंसिटी होता है कैंडेला में, कैंडेला, ये यूनिट है, ये इसके यूनिट्स हैं, ठीक है, ये यूनिट्स हैं, केजी, मीटर, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल। इनकी शॉर्ट फॉर्म भी लिख देता हूं, केजी की तो केजी है, एम की एम है, सेकंड का एस होता है, एम्पियर के लिए ए यूज करते हैं, केल्विन के लिए के यूज करते हैं। ये तो मोल खुद ही मोल है, MOL, है ना, वैसे ही MOL ही होता है, मोल जैसे लिख देते हैं इसको। और कैंडेला के लिए होता है CD, ठीक है। सिलेबस में नहीं है वैसे तो कैंडेला, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए एरिया पर वापस लौटते हैं, तो एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब लेंथ भी मीटर, अरे बोलो, और ब्रेड्थ भी मीटर, तो मीटर 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 स्क्वायर, आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू हाइट,
और एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी ये हो गया मीटर स्क्वायर और हाइट भी है मीटर, तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। मीटर क्यूब वॉल्यूम किस में होती है, मीटर क्यूब में, हा या ना, है ना भाई। फिर आती है वेलोसिटी, मान लो तो वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट है मीटर में, लेंथ ही तो होती है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब शॉर्टेस्ट पाथ, है ना भाई, है ना भाई, लेंथ का मतलब शॉर्टेस्ट पाथ, डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट लेंथ, शॉर्टेस्ट पाथ, मीटर में ही कैलकुलेट होगा और डिवाइड करेंगे टाइम से, टाइम बोले तो सेकंड, तो मीटर पर सेकंड आ गया, देखो ms-1, ये s ऊपर चला गया ना, समझ में आ रहा है ये, वो यहां देख भाई, मीटर बटा सेकंड, तो सेकंड चला गया ऊपर, तो ये बन गया ms-1, ये सेकंड ऊपर चला गया, ठीक है। ऐसे ही एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है बेटा, मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय सेकंड, तो ये सेकंड सेकंड मिलके क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये सेकंड स्क्वायर ऊपर चला गया तो बन गया ms-2, ये लिखा हुआ ऊपर, ये लिखा हुआ, ठीक है। इसी प्रकार से आगे की चीजें भी है ना, तो सारी नहीं बताऊंगा, सारी नहीं बताऊंगा, सारी थोड़ी पढ़ लोगे, पूरी फिजिक्स थोड़ी पढ़ लोगे, सबका मतलब थोड़ी आज बता सकता हूं, धीरे धीरे सीखेंगे। अभी सिर्फ आपको पैटर्न दिखा रहा हूं मैं, आपको सिर्फ पैटर्न दिखा रहा हूं, यह चैप्टर ही कुछ ऐसा है, यह आपको पूरी फिजिक्स की जर्नी करवा देता है ना। जैसे हम मेले में गए, मान लो हम मेले में गए घूमने के लिए, ठीक है ना, या मान लो कोई म्यूजियम में गए, और बहुत बड़ा म्यूजियम है, देखा होगा आपने शहरों में होते हैं बड़े बड़े म्यूजियम, तो कोई बड़ा सा मान लो म्यूजियम है जिसके अंदर पूरा घूमा नहीं जाएगा, आपको भी पता है पूरा घूमा नहीं जाएगा, टांगे थक जाएंगी, शाम हो जाएगी, एक दिन लग जाएगा घूमने में पूरा, है ना। तो इससे अच्छा क्या करते हैं लोग, इससे अच्छा म्यूजियम का ना एक वो बना होता है, म्यूजियम के मतलब एंटर करते ही कोने पर ना एक मैप बना होता है, मैप, है ना, तो मैप में ना सारी झलकियां होती है ना, या फिर कोई वीडियो होती है, वीडियो, वो आधे घंटे की वीडियो देखेंगे, आधे घंटे की वीडियो देखेंगे, और वो वीडियो में कैमरा पूरा पूरा चल करके आपको पूरा म्यूजियम दिखा देगा। ये चैप्टर कुछ ऐसा ही है, ये चैप्टर कुछ ऐसा ही है, ये चैप्टर आपको पूरा फिजिक्स की जर्नी करवा देगा, ठीक है ना। लेकिन हम इन सबको धीरे धीरे पढ़ेंगे, है ना, तो हम पूरी फिजिक्स नहीं पढ़ने वाले आज। आज आपको मैं एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी थोड़ी समझा दूंगा, आज मैं आपको मोमेंटम डेंसिटी थोड़ी बता दूंगा, थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, कैसे चलना है, कैसे करना है, ये सब बताऊंगा, ठीक है ना। लेकिन आपको हर एक चीज डिटेल में आज नहीं मिलेगी, समय लगेगा, जैसे जैसे फिजिक्स आगे बढ़ेगी वैसे वैसे चीजों को सीखते रहेंगे हम, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, तो भाई पहले पहले यानी आज से लगभग 150 साल की बात करूं मैं, आज से लगभग 150 साल पहले, ठीक है, एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम और सीजीएस सिस्टम लोगों ने बनाया, उस टाइम के लोगों ने बनाया। सीजीएस का मतलब होता है सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, एस से सेकंड, तो लेंथ, मास और टाइम को लेकर के इन्होंने सिस्टम बनाया। सेंटीमीटर कहते हैं लेंथ की यूनिट को, ग्राम कहते हैं मास की यूनिट को, और सेकंड कहते हैं टाइम, ये आपको पता ही है। अच्छा, कुछ देशों ने एफपीएस बनाया, एफपीएस मतलब फुट पाउंड सेकंड। ऐसे फिर कुछ देश मिल गए, उन्होंने बोला भाई हम एमकेएस बनाएंगे। एमकेएस क्या है, मीटर, एम से मीटर, के से किलोग्राम और एस से सेकंड, ठीक है ना। ये तीनों ही सिस्टम ना निहायती वाहियात सिस्टम थे, वाहियात सिस्टम तो बनाए, लेकिन सिस्टम कैसे थे, वाहियात। क्यों वाहियात थे भाई, वाहियात ऐसे थे, वाहियात इसलिए थे कि मान लो भाई ये फुट लिखा हुआ फुट, ठीक है, तो ये फुट किसका फुट था पता है, ये राजा का फुट था, हाँ राजा का पैर था, ये राजा का फुट, है ना। अब राजा मर गया तो उसका फुट कहां गया, जमीन के अंदर, तो अब कहां से लाएं, समझ रहे हो ना। तो इस प्रकार से राजा को बड़ा मानते हुए, किसी चीज को बड़ा मानते हुए रेफरेंस लिए गए चीजों के, समझ गए ना, कि राजा का पैर भाई इतना इतना बड़ा पैर मान लो राजा का होगा उस टाइम पर, 1 फुट का पैर मान लो राजा का था, मान लो यार था, है ना, मतलब मैं एग्जांपल बोल रहा हूं ये। तो इस प्रकार से चीजें ली जाती थी रेफरेंस, ठीक है। फिर क्या हुआ, हाँ राजा का पैर, हाँ ये ऐसी कोई स्टोरी चलती है, फिजिक्स वाले ऐसी स्टोरी सुनाते रहते हैं कि जो फुट था ये राजा का पैर था, और राजा मर गया। अब राजा मर गया तो कहां से पैर लाए उसका भाई, उसका पैर काट के रख थोड़ी लेंगे कि नहीं जी हमको तो फुट नापना है आपके पैर से, अपना पैर दे जाओ जरा जाते जाते, ठीक है ना भाई। तो राजा का फिर बेटा आ जाएगा, वो बोलेगा नहीं जी पापा का पैर तो नहीं चलेगा, मेरा पैर लो, तो रेफरेंस चेंज हो जाएगा। फिर तो पूरी दुनिया में कलेश मचेगा, पहले तो उसी देश में कलेश मचेगा,
वो देश देश नहीं, वो कलेश हो जाएगा, है ना भाई। भाई बाप मर गया, अब बेटा कह रहा है भाई मेरा पैर लो, अब मेरे पैर से नापो सारा फुट, समझ रहे हो ना। तो ये कोई रेफरेंस हुआ क्या, मन मर्जी चल रही है। तो इसलिए सिस्टम कैसे थे, वाहियात सिस्टम थे ये, है ना। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, एक कॉन्फ्रेंस बैठी फ्रांस के अंदर, ठीक है, और रचा गया सिस्टेम इंटरनेशनल, ठीक है, दे यूनाइट्स, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है ना। तो इसे हम लोग प्यार से स्टैंडर्ड इंटरनेशनल भी कहते हैं, है ना। हमें समझ में नहीं आती है, फ्रेंच भाषा है ना, ये फ्रेंच भाषा है, हम क्या जाने तुम क्या जानो, हम हिंदुस्तानी, हम तो फ्रेंच के गुलाम भी नहीं थे, है ना भाई, हम तो अंग्रेजों के गुलाम थे, तो हम अंग्रेजी समझते हैं। तो ये कहते हैं कि भाई स्टैंडर्ड इंटरनेशनल को यूज करो, ठीक है। और स्टैंडर्ड इंटरनेशनल हाँ, देश नहीं कलेश, सही बात है। तो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल जो है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल जो है, क्या हो गया, अटक गई क्या वीडियो, मालिक अटक गई क्या वीडियो, क्या हो गया, वीडियो अटक गई है क्या, अरे मेरे भाई वीडियो अटक गई है क्या, अच्छा तो कोई नहीं, ऐसे चलने दो ना, ऐसे चलने दो भाई, ठीक है। देखो फिर एसआई सिस्टम ने क्या किया, एमकेएस को ही गोद ले लिया, है ना। एसआई सिस्टम ने एमकेएस को ही गोद ले लिया। तो लेंथ के लिए मीटर को डिफाइन कर दिया, मास के लिए किलोग्राम कर दिया, टाइम के लिए सेकंड कर दिया, और भी क्वांटिटीज लेके आ गए। जैसे कौन सी भाई, करंट लेके आ गए, करंट के लिए एम्पियर कर दिया, है ना, टेम्परेचर के लिए केल्विन कर दिया, एंड सो ऑन। वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, वो आपको सिर्फ एसआई में ही मिलेंगी, वो ऊपर और इन तीनों में नहीं मिलेंगी वो, ठीक है ना। लेकिन हां, आजकल लोग थोड़े से सेकुलर हो गए हैं, ठीक है, तो इसलिए एसआई सिस्टम को भी यूज करने लगे हैं, सीजीएस को भी कहीं कहीं यूज करते हैं, है ना। अगर आप अमेरिका में जाओगे तो वहां पे एफपीएस भी कहीं कहीं जगह पर यूज कर लेते हैं, फुट में बोल देते हैं। जैसे हाइट को मैं बोल रहा हूं, मेरी 6 फुट हाइट है, 6 फीट हाइट है ना, तो फुट का फीट, ठीक है जी। तो इसीलिए ये वाहियात सिस्टम को भी आज तक यूज किया जा रहा है ना। ऑलरेडी मैं चीजें बता चुका हूं आपको बेटा, लेंथ की यूनिट मीटर है, सिंबल है एम, मास की यूनिट किलोग्राम है, सिंबल है केजी, टाइम की यूनिट सेकंड है, सिंबल है एस, करंट की यूनिट एम्पियर है, सिंबल है ए, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन है, सिंबल है के, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट मोल है, सिंबल है एमओएल, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला सीडी, ठीक है। तो ये बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आगे चलते हैं, कुछ प्रीफिक्सेस भी आपको ध्यान रखने हैं बेटा, काम आते हैं, ये काम आते हैं, ठीक है। तो याद कर लें, अच्छा रहेगा, याद कर लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि काम आते हैं। सवाल बन जाता है कभी कभी, सवाल, ठीक है, सवाल बन जाता है कभी कभी इनके ऊपर, ठीक है। तो इसलिए याद कर लें। जैसे कि 10 की पावर -15 होता है फेम्टो, एफ से लिखा जाता है, फेम्टोमीटर ऐसे बोलेंगे, ठीक है। 10 की पावर -12 होता है पिको, पी से डिनोट होता है। 10 की पावर -9 होता है नैनो, सुना होगा आपने, नैनो टेक्नोलॉजी आजकल बड़ी विकास कर रही है, नैनो टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है। 10 की पावर -6 इसे बोलते हैं माइक्रोमीटर, सुना होगा आपने, माइक्रोस्कोप सुना होगा आपने, है ना, माइक्रोन सुना होगा आपने। जो कोरोना का मास्क था वो माइक्रोन का था, क्योंकि कोरोना वायरस माइक्रोन से बड़ा है, तो इसलिए मास्क में अटक जाएगा, तो इसलिए कहा जाता था भाई मास्क पहन के रखो, नहीं तो कोरोना फैल जाएगा। कोरोना फैल भी गया, लोगों ने मास्क लगाए भी और नहीं भी लगाए, ठीक है जी। तो 10 की पावर -6 किसके लिए आता है, माइक्रो के लिए आता है, ठीक है। 10 की पावर -3 मिली के लिए, जानते हो मिलीमीटर, है ना। और 10 की पावर -2 सेंटीमीटर के लिए। थोड़ी थोड़ी फील दिलाने के लिए मैं बता देता हूं। 10 की पावर -15 ये न्यूक्लियस की रेडियस है बेटा। कौन सा न्यूक्लियस, बायो के सेल वाला न्यूक्लियस, क्या, और वो नहीं है, एटम के न्यूक्लियस की बात हो रही है, एटम के न्यूक्लियर रेडियस की बात हो रही है, सेल वाले के नहीं। एटम का न्यूक्लियस होता है ना भाई, अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, उसके रेडियस की बात हो रही है, वो होता है 10 की पावर -15, ठीक है। और ये जो पिको आया, पिको, ये होता है एटम का साइज, एटम का साइज होता है पिको में, एटम की रेडियस होती है बेटा पिको में, है ना, ये एटम है ना, तो एटम की रेडियस होगी पिको में। 10 की पावर -9 ये कोलॉइडल पार्टिकल, टिंडाल इफेक्ट, कुछ पता है कि नहीं पता इसके बारे में, है ना।
जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज होता है नैनो में। 1 नैनोमीटर से कम जो होगा वो ट्रू सॉल्यूशन होगा, 1 नैनोमीटर से बड़ा जो होगा वो कोलाइडल होगा, और जो ज्यादा बड़े हो जाएंगे वो क्या बनाते हैं? सस्पेंशन बनाते हैं। सुना है ना, क्लास 9th की केमिस्ट्री थी ये, क्लास 9th की केमिस्ट्री थी ये, ठीक है। तो ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन, है ना। तो नैनोमीटर के साइज पे डिपेंड करता है पार्टिकल्स के, तो कोलॉइडल पार्टिकल्स नैनोमीटर के आसपास होते हैं। माइक्रोमीटर, है ना, माइक्रोस्कोप, बैक्टीरिया, उससे याद रखना, है ना, बैक्टीरिया, वायरस, जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं, ठीक है ना, ये सब माइक्रो में होते हैं। मिली मिली पता है आपको, सेंटी का भी आपको फील पता है ना। जिनकी फील आपको नहीं पता थी उनकी उनकी मैंने आपको फील दे दी, ठीक है ना। ये फील की बातें हैं, है ना, ये फील की बातें हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ यूनिट बड़ी भी हैं, बिग यूनिट्स लेंथ की, बिग यूनिट्स लेंथ की बता देता हूं। एक होती है लाइट ईयर, ठीक है ना, एक होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और एक होती है पार्सेक। इनकी डिटेल जानने की जरूरत नहीं है आपको, इनकी डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, केवल वैल्यू, और वो भी याद करने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है, वो भी याद करने की जरूरत नहीं है। ये होती है 1.5 इंटू 10 की पावर 31 मीटर, ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 31 नहीं, सॉरी, 15 मीटर, ठीक है। ये होती है 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर, ठीक है। और लाइट ईयर की बता देता हूं, 3.08 हो गई। लाइट ईयर की एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से कम है, मतलब लाइट ईयर की चाहो तो आप निकाल भी सकते हो। लाइट की स्पीड 1 साल तक जितनी चलेगी, लाइट की स्पीड होती है 3 इंटू 10 की पावर 8, ठीक है, ये स्पीड है। और इसको टाइम से इंटू कर दो, है ना। 365 दिन होते हैं, हर दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है ना, हर दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है। 24 घंटों में 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। आप इसको इंटू कर लेना तो लाइट ईयर के अंदर भी वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। हाँ, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। आपको वैल्यू याद नहीं करनी, मैं पहले बता देता हूं, वैल्यू याद नहीं करनी, मुझे नहीं है तो तुम्हें भी नहीं करनी, मुझे खुद याद नहीं है, मैं तो कैलकुलेट कर रहा हूं आपके सामने, देखो मैं तो लिख दिया आपके सामने, ठीक है ना। इस तरीके से कैलकुलेट होके आ जाएगी, ठीक है। इनकी मुझे याद थी तो मैंने आपको बता दी, ठीक है। मैं तीनों का मतलब बता देता हूं आपको क्या है। लाइट ईयर का मतलब होता है, ये सब डिस्टेंस की यूनिट है बेटा, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम, ठीक है। मतलब क्या हुआ इस बात का, अगर लाइट को, ध्यान से सुनना भाई, अगर लाइट को वैक्यूम में 1 साल के लिए छोड़ दिया, जा सिमरन जा, दौड़, जितना दौड़ना है दौड़, ठीक है। वैक्यूम में लाइट को 1 साल के लिए भगा दिया, बोला भाग, जितना भागना है भाग, तो जितनी दूरी वो नाप लेगी उसे बोलते हैं लाइट ईयर, ठीक है। 10 की पावर 12, ठीक है, जो भी है, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब होता है बहुत सिंपल, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, ठीक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी इतनी होती है 1.5 इंटू 10 की पावर 15, है ना। और मैं आपको बता दूं कि हनुमान चालीसा का एक चौपाई आती है, युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। सुनिए कि नहीं सुनी, है ना, कि हनुमान जी को पता था कि वो डिस्टेंस कितना है। चलो, हनुमान जी का हम कायदे से ना बोले, तुलसीदास जी ने लिखा है, ये तुलसीदास जी ने लिखा है, युग सहस्त्र योजन पर भानु, भानु मतलब सूर्य, तो युग सहस्त्र योजन ये संस्कृत की यूनिट्स हैं, और जब इनको इंटू करा जाता है तो इतना ही निकल करके आता है। कितनी चमत्कारिक बात है ना। देखो, उस टाइम के लोगों को भी, अकबर के टाइम पर थे और साइंस डेवलप नहीं हुई थी, न्यूटन साहब पैदा नहीं हुए थे, है ना, न्यूटन साहब का अस्तित्व नहीं था तब तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिख दिया, युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू, है ना, कि उसको मीठा फल समझ करके खाने के लिए कूद चले थे हनुमान जी, है ना। मुंह में भर लिया था ऐसा नहीं लिखा, यह लिखा कि उसको खाने कूद चले थे।
उसको इसको खा लूंगा मैं, आम समझ के खा लूंगा, मधुर फल जानू, है ना। तो सन और अर्थ के बीच की जो दूरी है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के नाम से जानी जाती है, ठीक है ना, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा फिर एक आती है पारसेक। पारसेक होता है 1 पैरालिक्टिक सेकंड, 1 पैरालिक्टिक सेकंड, ठीक है ना। ये सेकंड टाइम वाला सेकंड नहीं है, ये रेडियन वाला सेकंड है, रेडियन वाला सेकंड है। थोड़ा सा समझा देता हूं इसको क्या है। देखो भाई, देखो भाई, जब सन, ये समझ में थोड़ा कम आएगा लेकिन ट्राई करना, जब सन और अर्थ जिनके बीच की दूरी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, ठीक है, सन और अर्थ जिनके बीच की दूरी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, ये दोनों आंख पर, ये दोनों आंख पर, ये आंख है भाई, ठीक है, ये इंसान की आंख है, आई, ठीक है, आई पर, आंख पर अगर 1 सेकंड का एंगल सबटेंड करेंगे तो, ठीक है, ये रेडियन डिग्री वाला, डिग्री बोलना चाहिए वैसे मुझे, है ना, ये डिग्री वाला सेकंड है, ठीक है, एंगल वाला सेकंड है ये, एंगल वाला, है ना, एंगल वाली डिग्री है ये, ठीक है ना, एंगल वाली डिग्री कौन सी, एंगल वाली, ठीक है। तो जब 1 डिग्री का एंगल सबटेंड करें तो इस दूरी को पारसेक कहते हैं, ठीक है ना, काफी बड़ी दूरी है बेटा ये भी, है ना, इसे कहते हैं 1 पारसेक, ठीक है। थोड़ा कम समझ में आया ना, मुझे पता है कम समझ में आया क्योंकि इतनी मैथ जानते नहीं हम लोग, लेकिन समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सन और अर्थ के बीच जो डिस्टेंस है 1 AU, ठीक है, वो एंगल सबटेंड करे किसी आंख पर, मान लो किसी दूर ब्रह्मांड में कोई देख रहा है, उसकी आंख पर 1 सेकंड का एंगल सबटेंड करे अगर, उसे कहते हैं 1 पारसेक, ठीक है ना। अब मैं सेकंड पर थोड़ी सी चर्चा करता हूं, ठीक है, इस सेकंड पर थोड़ी सी चर्चा करता हूं। पहले तो ये मैं मिटा दूं, ये और ये मैं मिटा दूं, इनका कोई फायदा नहीं है अब, ठीक है ना, और ना ही इसका कोई फायदा है क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं ये सारी चीजें, ठीक है। एंगल और सॉलिड एंगल की बात करते हैं। मैंने आपसे कहा था 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स है, कहा था ना 2 सप्लीमेंट्री यूनिट है, उसमें से जो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स है ना, यहां बोला था ना मैंने, कहां बोला था भाई, कहां बोला था, यहां बोला था, है ना, 7 + 2, ये 2 कौन है पता है, ये 2 में से एक होता है प्लेन एंगल, ठीक है, और दूसरा होता है सॉलिड एंगल, और वो 7 तो आपको समझ में आ गई ना, जो फंडामेंटल है, इन दोनों को बोलते हैं सप्लीमेंट्री, है ना, यहां भी बताया था मैंने, यहां भी बताया था मैंने, है ना, 7 फंडामेंटल 2 सप्लीमेंट्री है। 2 सप्लीमेंट्री कौन कौन सी हैं, एक है प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल, ठीक है। तो क्या होता है प्लेन एंगल, क्या होता है सॉलिड एंगल, आइए समझ लें, आइए समझ लें क्या होता है प्लेन एंगल और क्या होता है सॉलिड एंगल। देखो, कोई भी आर्क समझते हो ना, सर्कल की, है ना, इतना पढ़ा है आप लोगों ने यार मैथ्स को, है ना, कोई भी सर्कल की जो आर्क है उसे अगर हम L से डिनोट करें, किससे डिनोट करें, L से डिनोट करें, वो सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, वो सेंटर पर कितना थीटा सबटेंड कर रहा है, उस थीटा को आप निकाल सकते हो L/R से, ठीक है, L/R से। देखो L/R इज थीटा, ठीक है, और ये जो थीटा है ये डिग्री में कैलकुलेट नहीं होता, ये रेडियन में कैलकुलेट होता है, रेडियन। ये यूनिट पहले सुनी है कि नहीं सुनी, ऐसा नहीं हो सकता यार ना सुनी हो, अगर मैथमेटिक्स पढ़ी है, थोड़ी भी मैथ्स पढ़ी है तो आपको ये थीटा की यूनिट पता है, रेडियन होती है, ठीक है ना, शॉर्ट में राड कहते हैं, राड, शॉर्ट में इसको राड कहते हैं, राड, ठीक है, ठीक है। तो लेंथ है ऊपर, लेंथ ऑफ द आर्क, इसे हम लोग आर्क लेंथ कहते हैं, आर्क लेंथ, ठीक है, आर फॉर रेडियस, ये तो रेडियस है, सर्कल की रेडियस, तो डिवाइड कर दो, थीटा निकल के आ जाएगा रेडियन में, ठीक है जी। ऐसे ही सॉलिड एंगल, इसको वैसे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, मत याद करना इसको, लेकिन फिर भी दिमाग में रखना, याद करने की जरूरत नहीं है लेकिन दिमाग के कई कोने में रखना इस चीज को। सॉलिड एंगल का मतलब होता है भाई कि जब कोई कोन एंगल बनाता ना ऐसा, इस तरीके का 3D एंगल, है ना, समझ पा रहे हो, जैसे देखो मेरा हाथ देखना जरा, ये मेरा हाथ ज्यादा खुला हुआ है, तो बीच में ये जो एंगल बना ना, जो छेद, ये जो एंगल बन रहा ना एंगल, ये खुलने वाला जो एंगल है, ये इसे बोलते हैं सॉलिड एंगल, 3D एंगल। ये ज्यादा बड़ा एंगल, ये छोटा एंगल, ये बड़ा एंगल, ये छोटा एंगल, ये बड़ा एंगल, ये छोटा एंगल, समझ गए, इसे कहते हैं सॉलिड एंगल,
ठीक है, तो कोन का ये वाला जो एंगल होता है 3D वाला एंगल, इसका नाम है सॉलिड एंगल। किसमें कैलकुलेट होता है? यूनिट आपको ध्यान रखना है, यूनिट है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, STE लग जाता है, ठीक है, रेडियन के आगे STE लग जाता है और इसको SR लिखते हैं। शॉर्ट में क्या लिखते हैं? SR, स्टेरेडियन। इसे राड लिखते हैं, राड, इसे लिखते हैं SR। ठीक है जी, शॉर्ट फॉर्म है ये, शॉर्ट फॉर्म है ये, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए अब आते हैं हम आज के लास्ट टॉपिक पर। इसके बाद सवाल करेंगे बेटा, ठीक है, आज के लास्ट टॉपिक पर आते हैं, इसके बाद क्या करेंगे? सवाल करेंगे, ठीक है। नाजिमा नाजिर जी कह रही हैं तुम लोग पढ़ने आए हो या चैट करने? बेटा वो चैट ही करने आए हैं, समझो, लेकिन आप पढ़ने आए हो, है ना, तो उनकी चैट देखने की जरूरत नहीं है। देखो, शायद आप पहली बार फिजिक्स वाला की कोई ऐप से पढ़ रहे हो या बैच से पढ़ रहे हो, इसलिए आपको इस चीज की आदत नहीं है। मुझे बहुत आदत है, मुझे बहुत आदत है चैट को इग्नोर करने की, और मुझे फोकस करने की अपने काम पर, इस चीज की बहुत आदत है। पहले मैं डिस्ट्रैक्ट होता था, पहले मैं डिस्टर्ब होता था, पता है कब? जब मैंने फिजिक्स वाला ज्वाइन किया था, आज से 4 साल पहले। 4 साल लगभग फिजिक्स वाला में हो चुके हैं। एनडीए को पढ़ाते हुए मुझे 3.5 साल हो चुके हैं। जब से एनडीए खुला है ना डिफेंस वाला में, तब से मैं पढ़ा रहा हूं। जिस दिन से डिफेंस वाला खुला है ना चैनल, डे 1 से पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है ना। चैनल पर तीसरा या चौथा वीडियो शायद मेरा ही गया था, ठीक है ना। तो मुझे बहुत आदत है इग्नोर करने की, तो आप भी डाल लो, क्योंकि यहां पर हर बच्चा पढ़ने नहीं आया, और पता है वो उनमें से कई तो बच्चे भी नहीं है। हां, ये दूसरी पार्टी वाले हैं, समझते हो ना भाई। फिजिक्स वाला के सामने बहुत सारी पार्टियां खड़ी हैं, फिजिक्स वाला को बदनाम करने के लिए, टीचर को परेशान करने के लिए, ताकि बच्चों की रैंक यहां से ना निकले, बच्चे एनडीए में ना पहुंचे। ये तुम्हारे रास्ते में रुकावटें हैं, और अगर ये सचमुच के बच्चे भी है ना, तो भी इनसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना। ये लोग चैट ही करने आया बेटा। एक बात बताओ, सोचना जरा इस बात पर, ठीक है ना। लोग, बच्चे पता क्या बोलते हैं? बच्चे कहते हैं सर यहां से चैट बंद कर दो, आप जब पढ़ाया करो ना यहां से चैट बंद कर दिया करो। बच्चे मुझे सुझाव देते हैं, मैं ये कहता हूं यार उनकी रोजी रोटी क्यों छीनूं मैं? स्पैमर्स की रोजी रोटी क्यों छीने? आपस में जो चटियाना चाहते हैं, जो चैट करना चाहते हैं, चैटिंग करो। आईडी एक्सचेंज करनी है इंस्टाग्राम की, करो। फ्री फायर की करनी है, करो। कॉल ऑफ ड्यूटी खेलनी है, खेलो। गालियां देनी है, दो, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर, ठीक है ना। जो पढ़ने बच्चा आया है ना, वो चैट बंद करके पढ़े, वो फुल स्क्रीन करके सुने, ठीक है, और वो फुल स्क्रीन करके समझे। जब मुझे जरूरत पड़ेगी ना चैट खुलवाने की, मैं खुद बोलता हूं यहां से कि भाई चलो अब चैट में लिखो, ठीक है ना। तो अभी वो बारी आने वाली, अभी तो पढ़ रहे हैं हम, लेकिन मैं खुद चैट आपकी बोलूंगा कि भाई अब लिखो चैट के अंदर क्या ये है या नहीं है, ना। बोलता हूं ना भारत माता की जय लिखो, तब मैं चैट देखता हूं, नहीं तो सामने देखता हूं कैमरे पर, ठीक है ना भाई। यार एक सीधी सी बात बताओ ना, अगर कोई चोर चोरी नहीं करेगा तो फिर पुलिस वाला क्या करेगा? क्या बात समझ में आ रही है? अगर चोर की चोरी बंद हो गई तो फिर थाने खुलवाने की जरूरत क्या है? फिर तो वकील भी नहीं होंगे, फिर तो कोर्ट भी नहीं लगेगी, फिर तो जेल भी नहीं होगी, है ना। फिर तो जेलर क्या करेंगे? इसलिए इस दुनिया में ना सब लोग अपना अपना काम करते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन है ये भाई। चोरी खत्म हो गई, अगर सारा क्राइम खत्म हो गया तो पुलिस वाले क्या करेंगे भाई? तो क्या कभी सारी बुराइयां खत्म होती हैं क्या? नहीं। इसलिए सारी अच्छाइयां भी पूरी तरीके से कभी भी नहीं मिलेंगी आपको, है ना। तो अच्छाई बुराई का बैलेंस चलता रहेगा, पढ़ने वाले और ना पढ़ने वाले हमेशा मिलेंगे, है ना। तो ये बात मैं आज आखिरी बार इस लेक्चर के अंदर, इस बैच के अंदर बोल रहा हूं, है ना। शायद मैं शुरू में बोलना भूल गया। तो भाई जो बच्चा पढ़ने आया है वो पढ़ेगा, और जो पढ़ाने आया है वो पढ़ाएगा, जो स्पैम करने आया है वो स्पैम करेगा, है ना। और पीछे टीम भी बैठी है, अगर कोई गालियां बकेगा तो पीछे टीम बैठी है उनको रोकने के लिए, वो रोकेंगे, समझ गए ना। सबको अपना अपना काम करने दो भाई, है ना। तुम लोग पढ़ाई करो, अगर पढ़ाई करने आए हो तो उनके कमेंट से डिस्ट्रैक्ट ना होना, स्पैम से डिस्ट्रैक्ट ना होना। मैं तो कतई नहीं होता, वो तो तुम बेचारे डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, तो मैंने तुमको समझा दिया कि पढ़ने आए हो तो पढ़ो, मैं पढ़ाने आया हूं मैं पढ़ाऊंगा, स्पैम करने आया स्पैम करेगा, और पीछे टीम बैठी है रोकने वाली, वो रोकेगी, समझ गए ना। सब अपना अपना काम करें, सबको रोजगार मिले, बढ़िया चले देश और दुनिया, है ना भाई। चलो आगे पढ़ते हैं। हम लोग आए डायमेंशन पढ़ने को, आखिरी टॉपिक, आज का लास्ट टॉपिक, डायमेंशन पढ़ना, ठीक है। ये डायमेंशन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशन? देखो, डायमेंशन असल में पावर्स होती हैं। पावर्स मतलब एक्सपोनेंट, ठीक है। किसके एक्सपोनेंट होंगे ये? किसकी पावर होगी ये? तो ये पावर होती है फंडामेंटल
क्वांटिटीज की डायमेंशन की। फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी है अपने पास? 7 है ना। आपको पता है 7 में से 2-4 को पकड़ेंगे, उन्हीं का मल्टीप्लाई, उन्हीं का डिवाइड, उन्हीं का स्क्वायर, उन्हीं का क्यूब करके नई नई क्वांटिटियां बनाते हैं। बनाते कि नहीं बनाते? तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी तब बनती है जब हम पावर एक्सपोनेंट के फॉर्म में चीजों को डालेंगे, है ना, चीजों को बनाएंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्यूब करेंगे, वगैरह वगैरह, है ना। तो जो भी वो पावर होती है उसे क्या कहते हैं? डायमेंशंस कहते हैं। ठीक है ना। अभी इसको समझाता हूं, मजा आएगा पढ़ने में, ये मजेदार टॉपिक है बहुत। ठीक है ना। डायमेंशंस पर आते हैं। ठीक है, देखो भाई, आप लोगों ने ये 7 क्वांटिटियां पढ़ी है ना, इनका नाम है फंडामेंटल क्वांटिटियां, है ना, है ना भाई, है ना, यही नाम है ना, फंडामेंटल क्वांटिटियां। ये लिखे इनके यूनिट, है ना। अब मैं लिख रहा हूं इनके डायमेंशन, तो ध्यान से देखना, डायमेंशन आपने याद करने हैं। ठीक है, अब मैं इनके लिख रहा हूं यहां साइड में क्या? डायमेंशंस। ठीक है, तो लेंथ का जो डायमेंशन होता है बेटा वो होता है कैपिटल एल डब्बे में बंद। मास का डायमेंशन होता है कैपिटल एम डब्बे में बंद। टाइम का फॉर्मूला होता है टी डब्बे में बंद। करंट का होता है ए डब्बे में बंद। टेम्परेचर का होता है के, किसी किसी किताब में थीटा भी लिखा हुआ है जो कि एंगल का होता है, मुझे पता है, लेकिन किसी किसी बुक में थीटा भी है, तो मैं दोनों लिख देता हूं यहां पर। ठीक है ना। पता नहीं आप कौन सी किताब पढ़ो, कौन सी किताब आपने बचपन में पढ़ी हो जब आप 11th में थे, है ना, तो के और थीटा दोनों चलते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए एमओएल लिखा जाता है डब्बे में बंद, और लुमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला लिखा जाता है डब्बे में बंद। ठीक है, तो प्लीज इसको याद कर लीजिएगा। लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला एल, मास का एम, टाइम का टी, करंट का ए, टेम्परेचर का के या थीटा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल डब्बे में बंद, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला डब्बे में बंद। ठीक है, क्लियर। आइए थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, आइए थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। ठीक है, नंबर 1, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई डिस्टेंस, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट, एक ही बात है ना भाई, शॉर्टेस्ट पाथ है, बस वो है तो पाथ ही, है ना, इसका डायमेंशन बताओ क्या होगा? डिस्टेंस का या डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए क्या होगा? तो हम ऐसा लिखेंगे, देखो, डिस्टेंस को लिखते हैं डी और डिस्प्लेसमेंट को लिखते हैं एस, है ना, याद है ये? चलो कोई बात नहीं, नहीं याद है तो मैंने बता दिया। ठीक है, डिस्टेंस को डी लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट को एस लिखते हैं, है ना। तो हम लिखेंगे देखो ऐसा, एस डब्बा बंद, है ना, या फिर डी डब्बा बंद, दोनों की इक्वल ही होती है डायमेंशन। ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों ही होते हैं लेंथ, है ना, दोनों ही होते हैं लेंथ, और लेंथ का डायमेंशन होता है कैपिटल एल। तो बस आपने क्या करना, डब्बे में एल को ऐसे बंद कर देना। ये हो गया डायमेंशन किसका? डिस्टेंस का भी एल और डिस्प्लेसमेंट का भी एल। ठीक है, नेक्स्ट एरिया। एरिया होता है बेटा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, सही है। तो लेंथ की डायमेंशन भी कैपिटल एल और ब्रेड्थ भी खुद एक लेंथ है। अरे ब्रेड्थ भी तो एक टाइप की लंबाई ही है, तो वो भी क्या होगी? वो भी होगी एल। तो एल एल मल्टीप्लाई होके क्या बन गया? ये बन गया एल स्क्वायर। ठीक है ना, अंदर लिखता हूं एल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही वॉल्यूम की डायमेंशन कोई पूछे तो, वॉल्यूम की पूछे तो वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच, जनरली यही होता है ना। तो इसके लिए भी क्या करेंगे? एल, ब्रेड्थ भी एक टाइप की लेंथ ही है और हाइट भी एक टाइप की लेंथ ही है, तो लेंथ 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 मिलके क्या हो जाएगा? एल क्यूब। एल क्यूब ऐसे लिखते हैं डायमेंशन। ठीक है, आओ और देखो और प्रैक्टिस करवाता हूं। देखो 4, नंबर 4, चौथा है भाई वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है, अब आपको पता है डिस्प्लेसमेंट अपने आप में क्या है? लेंथ है, तो एल लिख दिया, और टाइम के लिए बेटा टी लिख दिया। ये टी जाएगा ऊपर, अरे देखो ध्यान दो जरा, यहां ध्यान दो, टी जाएगा ऊपर तो ये बन जाएगा एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। ठीक है, नंबर 5 एक्सेलरेशन। नंबर 5 है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है क्या? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। यानी ऊपर वेलोसिटी है, और वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं? वेलोसिटी को लिखते हैं एल टी माइनस वन। अभी देखा है ना भाई,
अरे वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है? LT-1। उठा के रख दिया न्यूमरेटर में, उठा के रख दिया। बच्चे यहां पर आंसर दे भी रहे हैं, क्या बात है भाई, बढ़िया, बहुत बढ़िया। चेंज इन वेलोसिटी इज LT-1 रख दिया, और नीचे T एक और भी है, तो ये T ऊपर चढ़ गया, क्या बन गया बेटा? ये बन गया LT-2। LT-2 सही है। अच्छा ऐसे ही और सुनो, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। यार अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? F इज इक्वल टू ma। 9th क्लास में बड़ा मशहूर फॉर्मूला था ये, है ना, क्लास 9th का बड़ा मशहूर फॉर्मूला था ये, F इज इक्वल टू ma, है ना। अब देख भाई, फोर्स को डब्बा बंद किया क्योंकि उसकी डायमेंशन लिखनी है आपने, तो डब्बा बंद किया फोर्स को, इज इक्वल टू मास के लिए डब्बा बंद किया m, और एक्सेलरेशन होता है बेटा LT-2। सबको इकट्ठा करके लिख दो, सबको इकट्ठा करके लिख दो, क्या लिख दो? MLT-2। इसको ऐसे याद रखना जैसे आपका दूसरा नाम हो कोई, मैं पहले ही बता रहा हूं बेटा, इसको ऐसे याद रखना जैसे ये आपका कोई दूसरा नाम हो। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्स का जो डायमेंशन है MLT-2, यह निहायती इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, भूलना नहीं इसको। फोर्स का डायमेंशन भूलना नहीं, बहुत काम आता है, बहुत काम आता है, ठीक है। सातवां प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में एरिया। सुना है? सुना होगा, यह भी 9th के अंदर काफी मशहूर है फॉर्मूला, फोर्स अपॉन में एरिया। अच्छा फोर्स होता है, अभी अभी देखा क्या, MLT-2, और एरिया क्या होता है? एरिया होता है L²। ये देख एरिया क्या है बेटा? L²। उठाया यहां रख दिया। अब देख ध्यान से देखियो, एक L से एक L कट गया, है ना भाई, ऊपर एक L था, नीचे L² था, एक L से एक L कट गया, ये वाला L चला गया ऊपर, तो ये बन गया ML-1T-2। ठीक है। इस पेज पर सारे समझ में आए तो भारत माता की जय लिख दो। इस पेज पर जो जो लिखा है वो सब समझ में आया तो भारत माता की जय लिख दीजिए। इस पेज पर जो जो लिखा है वो समझ में आया तो भारत माता की जय लिख दो। बेटा राम राम, लेकिन पहले जो बोला वो लिख। ठीक है ना? ठीक है, और प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं। नंबर 8 एक चीज होती है सरफेस टेंशन। अभी आपको नहीं पता ये क्या होता है, मैं बता देता हूं। ये होता है फोर्स डिवाइड बाय लेंथ, फोर्स अपॉन में लेंथ। ठीक है, फोर्स अपॉन में लेंथ। तो इसको लिखेंगे ऐसे, देखो फोर्स का क्या होता है MLT-2। मैंने बोला ऐसे याद रखो जैसे आपका कोई दूसरा नाम हो, ठीक है ना। फोर्स का होता है MLT-2 और लेंथ का क्या होता है, लेंथ का L ही होता है भाई। एक L से एक L कट गया, खत्म, MT-2। ठीक है जी। तो इस प्रकार से आपको बहुत सारे डायमेंशन बनाने पड़ते हैं, सीखने पड़ते हैं जब आप फिजिक्स को पढ़ते हो तो, ठीक है ना, जब आप फिजिक्स को पढ़ते हो तो। ठीक है, और सुनो, एक होता है स्ट्रेस। ये वो दिमागी स्ट्रेस नहीं है बेटा, ये वो दिमागी स्ट्रेस नहीं है, ये फिजिकल स्ट्रेस है जो चीजों पर दिया जाता है, उनको कसा जाता है या खींचा जाता है तो स्ट्रेस उत्पन्न होता है उनके अंदर स्ट्रेस उत्पन्न होता है। इसको भी फोर्स अपॉन में एरिया कहते हैं, लेकिन ये फोर्स अलग टाइप की होती है। ठीक है, ये फोर्स प्रेशर वाली नहीं होती, ये फोर्स अलग टाइप की होती है थोड़ी, ठीक है ना, लेकिन है तो फोर्स ही ना, तो इसलिए MLT-2। ठीक है, और डिवाइड में एरिया के लिए L², तो एक L से एक L अगेन कट गया, क्या बना बेटा ML-1। ये वाला L ऊपर चला गया और T-2 भी है, ML-1 T-2। ठीक है, अच्छा इसके अलावा कुछ क्वांटिटीज थोड़ी हटके होती हैं। सर कैसी हटके, जरा बताओ, ऐसी कौन सी हटके होती हैं? तो देखो भाई, एक क्वांटिटी है जिसका नाम है स्ट्रेन। ठीक है, आंखों पे स्ट्रेन पड़ रहा वाला स्ट्रेन नहीं है बेटा ये, है ना। इस स्ट्रेन का मतलब होता है लेंथ में कितना चेंज आया है ओरिजिनल लेंथ के मुकाबले, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, ऊपर चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, तो ये भी लेंथ है, अरे ध्यान दे, और नीचे वाला भी लेंथ है, अरे ध्यान दे, अरे लेंथ से लेंथ कट गया,
तो फिर डायमेंशन क्या हुआ? इट इज नॉट डायमेंशनफुल, इट इज डायमेंशनलेस। इसको लिखते हैं M0 L0 T0। ठीक है, इसका मतलब होता है ये क्या है? ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, डायमेंशन ही नहीं होती इसकी डायमेंशन ही नहीं होती, क्योंकि लेंथ से लेंथ कट गया। ठीक है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है इसकी कोई यूनिट नहीं है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। एक और ऐसी क्वांटिटी बताता हूं आपको, सुना होगा 10th क्लास के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। भाई मुझसे अगर आप लोगों ने उड़ान के अंदर पढ़ाया तो बहुत बहुत डिटेल में पढ़ाया था। अगर आप लोग कभी उड़ान में पढ़े हो मुझसे, पास्ट 1 साल 2 साल 3 साल पहले कभी उड़ान में मुझसे पढ़े हो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत डिटेल में पढ़ाया था वहां पर। है कोई? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बेटा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है ना? पढ़ा है? अच्छा, बढ़िया। तो स्पीड ऑफ लाइट स्पीड है, और समझ यार, ऊपर भी स्पीड है नीचे भी स्पीड है, ऊपर भी स्पीड है नीचे भी स्पीड है, और स्पीड होती है LT-1 डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है ना स्पीड। अरे बोलो, अरे डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है कि नहीं? हां सर होता है। तो ऊपर भी LT-1 नीचे भी LT-1। ओ भैया पूरा पूरा कट गया, ये भी डायमेंशनलेस है। M0 L0 T0 ऐसे पुकारते हैं इसको प्यार से। ठीक है, इसके अलावा एक और बताता हूं, 9th क्लास अगर ढंग से पढ़ी थी तो एक फॉर्मूला बनता है रिलेटिव डेंसिटी का। सुना है क्या? रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है सर? अरे रिलेटिव डेंसिटी मतलब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। यानी देखा जाता है कि पानी के मुकाबले कोई चीज कितनी ज्यादा भारी है, या पानी के मुकाबले कोई चीज कितनी ज्यादा हल्की है, उसे कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। सॉरी, थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ के मैंने इसको समझा दिया। समझाना मेरा काम नहीं था, क्षमा चाहता हूं। आगे बढ़ के थोड़ा सा इसको समझा दिया मैंने। रिलेटिव डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो भाई है तो ये डेंसिटी, और डेंसिटी होती है मास अपॉन में वॉल्यूम, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। यहां देखो 11 के बाद यहां 11.5 कर देता हूं, 11.5। ठीक है, डेंसिटी होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, तो मास के लिए आएगा m और वॉल्यूम के लिए आएगा L3। तो ये बन गया ml-3। ठीक है ना? ये डेंसिटी की डायमेंशन है। ऊपर मास के लिए आया m, नीचे वॉल्यूम के लिए आया L3 चढ़ गया ऊपर ml-3। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस भी भाई डेंसिटी ही है, और डेंसिटी ऑफ वाटर भी एक डेंसिटी ही है, और दुनिया की कोई भी डेंसिटी होगी वो ml-3 ही तो होगी। इसलिए ये भी M0 L0 T0। ठीक है जी? तो ऐसे कुछ चीजें हैं जो डायमेंशनलेस होती हैं। ठीक है, लेकिन बेटा एक नोट का पॉइंट जरा नोट करें। जरूरी नहीं, क्या लिख रहा हूं मैं देखो, जरूरी नहीं कि हर यूनिटलेस चीज डायमेंशनलेस भी हो। ओ सॉरी, हर डायमेंशनलेस चीज यूनिटलेस भी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल एंगल कौन सा? प्लेन एंगल भाई, प्लेन एंगल। क्या फॉर्मूला था प्लेन एंगल का? मैंने क्या लिखा है देखो जरा, जरूरी नहीं कि हर डायमेंशनलेस चीज यूनिटलेस भी हो, है ना? प्लेन एंगल होता है थीटा। अरे देखो भाई, थीटा इज इक्वल टू L/R। याद आया? लेंथ अपॉन में रेडियस। बेशक से लेंथ का डायमेंशन, हां भाई, लेंथ का डायमेंशन होता है L, और रेडियस भी एक टाइप की लेंथ ही है। तो लेंथ से लेंथ कट गया, यानी कोई डायमेंशन नहीं है। M0 L0 T0। ठीक है, थीटा का मान लिया कोई डायमेंशन नहीं है, लेकिन थीटा की यूनिट होती है रेडियन। होती है कि नहीं होती?
होती है कि नहीं होती? ऐसे ही सॉलिड एंगल का भी हाल है बेटा, ऐसे ही सॉलिड एंगल का भी हाल है। सॉलिड एंगल होता है ओमेगा से डिनोट, ओमेगा, ठीक है। और फॉर्मूला पता है क्या होता है? फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन में रेडियस का स्क्वायर। तो जब ये एरिया एल स्क्वायर होता है और रेडियस भी तो एल का स्क्वायर ही है, तो कट गया ना, m0 l0 t0, डायमेंशनलेस। लेकिन इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। तो देख रहे हो, तो देख रहे हो, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये दो ऐसे केस हैं बेटा, दो ऐसे केस हैं जो डायमेंशनलेस हैं लेकिन यूनिटलेस नहीं है। डायमेंशनलेस तो हैं लेकिन यूनिटलेस नहीं है, ठीक है ना। तो डायमेंशन लेस तो हैं बट यूनिटलेस नहीं है, ठीक है जी। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है। चलिए चलिए, ये बहुत सारी क्वांटिटीज आपके सामने आ गई हैं। ये देखो, ये देखो, ये पूरी आपने फिजिक्स में पढ़नी है। क्या सारी आज ही याद हो जाएंगी क्या? मुझे हां या ना बोल दो एक बार। क्या आपको ये सारी आज ही याद हो जाएंगी क्या? ये देखो इतनी सारी है, ये इतनी सारी है। क्या होमवर्क दे दूं क्या इसका? जा बेटा याद करके आ। नहीं भाई, कोई अननेसेसरी लोड पालने की जरूरत नहीं है, कोई अननेसेसरी लोड पालने की। ये तो हाई लेवल बातें हो गई ना, इतना सब कैसे करा दूंगा? तो आपने सिर्फ देखना है कि चल क्या रहा है, समझ रहे हो ना? क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये सारा याद हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, मुझे ही पता नहीं हो पाएगा। ये पूरी जर्नी में याद करना है भाई, समझ लो। ये मैप है ना। वही म्यूजियम की बात मैंने करी थी ना। क्या पूरा म्यूजियम घूम लोगे क्या? नहीं सर, थक जाएंगे। तो आधे घंटे की फिल्म देख लो, उस म्यूजियम के बारे में आधे घंटे की फिल्म देख लो बस। तो ये आधे घंटे की वो फिल्म है, समझ गए ना? ये वो आधे घंटे की फिल्म है असल में, ठीक है। तो सारा याद हो जाएगा क्या? नहीं। क्या सारा याद करना है? नहीं। क्या एनडीए के लिए सारा याद करना है? नहीं। तो क्या क्या याद करना है सर? जो जो टिक कर रहा हूं वो याद कर ले। याद 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 याद, बस इतना बहुत है। ये भी और, ठीक है ना। तो मैंने कितने उड़ा दिए? लगभग 40% रखे हैं। 60% मैंने बोला मत करो याद, लेकिन ये 40% कर लेना। अगर पूरे पूरे मार्क्स चाहिए तो इस चैप्टर में से 2 या 3 सवाल आएंगे, आएंगे पक्का। मतलब एनडीए के 25 सवालों में से भाई साहब बेस है ये बेस बातें हो रही हैं, बेसिक बातें हो रही हैं। एनडीए के 25 सवालों में से 2 या 3 सवाल पक्का बनते हैं इस चैप्टर में से, पक्का, गारंटेड, ठीक है। तो याद कर लोगे सुखी रहोगे, ठीक है। याद कर लोगे तो सुखी रहोगे, है ना। बाकी टाइम के साथ चीजें याद हो ही जाएंगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, अभी हमने इतने सारे डायमेंशन करे, हमने इतने सारे डायमेंशन करे अभी, है ना। बहुत सारी प्रैक्टिस करी हमने, 10 12 15 लगभग डायमेंशन देखे बना करके। मुझे आप एक बात बताओ, और बड़ी प्रैक्टिकल बात है, बड़ी रियलिटी वाली बात है ना। मुझे बताओ, क्या आप बिना फॉर्मूला जाने डायमेंशन बना पाओगे? क्या आप बिना चीज को जाने, क्या आप बिना फॉर्मूला याद करे डायमेंशन निकाल पाओगे किसी का? हां या ना? बताइए, बताइए। इस बात पर मुझे आपका जवाब चाहिए। क्या बिना आपने देखा कितने सारे मैंने डायमेंशन करे, फॉर्मूला पहले लिखा ना। ये देखो, ये देखो, सबका फॉर्मूला मैंने लिखा, पहले सबका फॉर्मूला लिखा है ना। ये देखो, एरिया फॉर्मूला, वॉल्यूम फॉर्मूला, वेलोसिटी फॉर्मूला, फॉर्मूला 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 सब जगह पर लिखा। क्या बिना फॉर्मूले के डायमेंशन निकाल पाओगे? आंसर है नहीं, नहीं निकाल सकते गुरुजी, प्रभु, परमात्मा, नहीं निकाल पाओगे मालिक। तो वही तो कह रहा हूं, क्या आज ही सारी फिजिक्स पढ़ जाओगे? क्या क्या आज ही ये सारी फिजिक्स पढ़ लोगे क्या? ये भी और ये भी नहीं ना, धीरे धीरे याद होगा ना। तो इसलिए अभी अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये चैप्टर आपको पिक्चर दिखा रहा है आगे की। आपको ये नहीं कह रहा कि सब मुझे पूरा चाट ले आज के दिन ही, आज के दिन ही सब पिज्जा घोट के, ऐसा नहीं करना।
ठीक है ना, धीरे धीरे याद होता जाएगा ड्यूरिंग द जर्नी। आइए सवालों पर चलते हैं। ठीक है, सवालों से पहले एक छोटा सा प्रिंसिपल मुझे आपको करवाना है। ठीक है, प्रिंसिपल है पोह। सर व्हाट इज पोह? पोह होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सर व्हाट इज दैट? देखो भाई, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि जब भी कोई दो चीजें आप ऐड करोगे, जब भी कोई दो चीजें आप माइनस करोगे, या जब भी कोई दो चीजें आप इक्वेट करोगे, वो हमेशा सेम यूनिट में रखना। इधर वाला और इधर वाला हमेशा सेम यूनिट में रखना। ठीक है, मतलब ये केजी में हो तो बेटा ये ग्राम में भी नहीं होना चाहिए। केजी केजी में ही जुड़ेगा, ग्राम ग्राम में जुड़ेगा, रुपए रुपए में जुड़ेंगे, पैसा पैसा में जुड़ेगा। ठीक है, मीटर मीटर में जुड़ेगा, किलोमीटर किलोमीटर में, और माइनस भी ऐसा ही होगा और इक्वल भी ऐसे ही आएगा। क्या ये बात क्लियर है? इसे कहते हैं पोह। ठीक है, पोह, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ऐड करना चाहे कर ले, माइनस करना चाहे कर ले, इक्वल रखना चाहे रख ले, लेकिन सेम यूनिट में कार्य करना है। क्वांटिटी तो चेंज वैसे नहीं कर सकता, यूनिट भी नहीं बदलनी, यूनिट भी नहीं बदलनी। क्वांटिटी सेम भी रखी हुई है लेकिन यूनिट चेंज कर रखे हैं, अगर ऐड नहीं होगा बेटा, ऐड नहीं होगा, फंस जाएगा। ठीक है, तो आइए इस सवाल पर चलते हैं। ठीक है, यह सवाल आपके सामने आया, मैं पोल लगा देता हूं, है ना। आप ट्राई करो आराम से, इसको 60 सेकंड का समय लो, आराम से ट्राई करो इस सवाल को। अब पानी पी लूं भाई, है ना, 1.5 घंटा हो गया लगातार रैप करते हुए। आराम से आंसर दो बेटा, टाइम है आपके पास। क्या लग रहा है? पोल हुआ समाप्त। आइए पोह लगा के देखें सवाल कैसे होगा। आओ देखो, इन द रिलेशन अल्फा इज इक्वल टू बीटा टी प्लस लेमडा। ठीक है, अल्फा और लेमडा आर मेजर्ड इन मीटर। तो ध्यान से देखिए भाई क्या हो रहा है, कह रहा है ये मीटर में है और ये भी मीटर में है। तो एक बात बताओ, अगर ये वाला हिस्सा मीटर में है, ये वाला हिस्सा भी मीटर में है, तो प्लस के इधर जो रखा होगा ये भी तो मीटर में होना चाहिए ना, मिला करके, हाँ या ना? ये दोनों मिलकर के मीटर बनने चाहिए ना। अरे भाई, प्लस के इधर वाला मीटर में होता है, प्लस के इधर वाला भी मीटर में होगा, इक्वल टू के इधर वाला भी मीटर में है तो इधर वाला भी मीटर में होगा। यानी समझ में आती है यह बात कि बीटा टी का जो मल्टीपल है ना, वो मीटर के बराबर होगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? बीटा टी दोनों मिलके मीटर के बराबर होंगे, है ना। तो ऐसे में अब टी सेकंड है, देखो लिखा हुआ है टी सेकंड, तो यार बीटा क्या हो गया, बीटा इंटू सेकंड इज इक्वल टू मीटर। टाइम की जगह पर सेकंड लिखा, सेकंड चला गया नीचे, मेरा बेटा बीटा क्या आ गया, मेरा बेटा बीटा आ गया मीटर पर सेकंड। एम बटा एस, एम बटा एस इज डी। तो बहुत सारे बच्चे डी आंसर दे रहे थे, कमेंट से मुझे दिखे हैं, है ना। तो देखते हैं आप में से कौन सही। अरे क्या बात है भाई, 41% बच्चे पकड़ पाए, जो नहीं पकड़ पाए होपफुली उनको समझ में आ गया होगा। मोहित जी, तेजस, प्रिंस, संयम, विशेष, पलक, गुरलाल, यश, रोहित, आदर्श। ठीक, बढ़िया बढ़िया, आगे चलते हैं। लो जी, एक सवाल और, 45 सेकंड का समय देता हूं, आप ट्राई करिए इसको। देखो आप सबको नहीं जानते इसमें से, मुझे भी पता है बात, लेकिन अगर ट्राई कर सको तो करो। मैं भी जानता हूं आप इनमें से सबको नहीं जानते, आप इनमें से सबको नहीं जानते, लेकिन अपनी नॉलेज के हिसाब से अगर ट्राई कर सको तो करो।
स्नेहा कह रही है फर्स्ट क्लास में फर्स्ट आंसर करेक्ट है, बढ़िया, बहुत अच्छे। पीयू कह रही है ओ गॉड बी टिक कर दिया, कोई बात नहीं बेटा, आगे से ध्यान रखो, है ना। और ये सवाल अपनी नॉलेज के हिसाब से कर पाओ तो करो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं करवा ही रहा हूं आपको। बेटा सवाल कह रहा है किनकी यूनिट सेम नहीं है, नॉट द सेम यूनिट है, नॉट द सेम यूनिट है। ऐसे लोग बताओ जिनकी यूनिट सेम ना हो, ऐसे लोग बताओ जिनकी यूनिट सेम ना हो। आइए मैं करवाता हूं, देखो भाई मोमेंटम की यूनिट, वैसे फॉर्मूला बता देता हूं, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, और इंपल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम, ठीक है। तो देखा जाए तो दोनों के ही यूनिट जो आते हैं वो आते हैं केजी मीटर पर सेकंड, इसका भी यही आता है बेटा केजी मीटर पर सेकंड। जब आप करोगे तो आपको पता चलेगा केजी मीटर पर सेकंड इसका भी है, इसका भी है, तो यह आंसर सही नहीं है। टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम, देखो टॉर्क होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, पूरा पूरा फॉर्मूला बताना पड़ेगा मुझे आपको, अभी जरूरत नहीं है, धीरे धीरे याद हो जाएगा। और एंगुलर मोमेंटम का होता है एमवीआर, फॉर्मूला है ये एमवीआर, ठीक है। तो एम से आया केजी, वेलोसिटी से आया मीटर पर सेकंड, और रेडियस का आया मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो गया। देखो अलग अलग है यूनिट, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर और केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, आंसर इसका बी है बेटा, ठीक है। एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है ये, और ये भी एक्सेलरेशन ही है, तो ये भी होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये भी होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसलिए ये भी आंसर नहीं हो सकता। और प्रेशर और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दोनों के यूनिट सेम ही होते हैं बेटा, क्योंकि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पता क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। तो आप ये बात जानते हो कि स्ट्रेस के जो यूनिट हैं वो प्रेशर के भी हैं। क्या होता है प्रेशर, फोर्स अपॉन में एरिया, तो फोर्स से आया न्यूटन, एरिया से आया मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और स्ट्रेस का भी यही होता है बेटा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और स्ट्रेन की तो कोई यूनिट होती नहीं, ये तो यूनिटलेस है ना, स्ट्रेन तो यूनिटलेस है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दोनों का सेम यूनिट है, तो ये भी आंसर नहीं बनता। चलते हैं आगे, चलते हैं आगे। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स पर यूनिट लीनियर मास डेंसिटी, मैं समझा देता हूं, देखो मैं समझा देता हूं इसका। अच्छा इसका क्या आंसर आप लोगों ने दिया, बी दिया ना, 28% बच्चे दे पाए, तेजस, श्रेया, दीपक, उत्प्रेक्षा, सनी, दीपक, सागर, सुमन, करण और दही फले, राजेबाहु, धनराज, ठीक है। फोर्स क्या लिखा हुआ है देखो, फोर्स पर यूनिट लीनियर मास डेंसिटी। सुनो सुनो, घबराओ मत, घबराओ मत, सब कुछ आज नहीं सीख जाओगे, समय लगेगा। देखो लीनियर मास डेंसिटी होता है मास अपॉन में लेंथ, ठीक है। तो फोर्स डिवाइड बाय मास डिवाइड बाय लेंथ, इसका डायमेंशन आपको बताना है क्या होगा। तो ट्राई करो एक बार, मैंने आपको हिंट दे दिया बेटा, मैंने आपको हिंट दे दिया, ट्राई करो कि इसका फॉर्मूला किससे सिमिलर होगा, किससे सिमिलर होगा। मैं ये भी बता देता हूं आपको, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड, है ना। अच्छा फॉर्मूला बताता हूं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। लेटेंट हीट पता है क्या होता है, लेटेंट हीट होता है एनर्जी अपॉन में मास, हां यही होता है। और स्पेसिफिक हीट ये होता है एनर्जी अपॉन में मास इनटू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो अभी आपको सारे फॉर्मूले नहीं आते मुझे पता है ना, तो इसलिए चिल करो, टेंशन ना लो, चिल करो, ठीक है। अभी टेंशन ना लो, चिल करो, अभी सारे नहीं आते मुझे पता है आपको, है ना, लेकिन ट्राई करके देखो, कोई बात नहीं, ट्राई करना तो पड़ेगा। देखो फोर्स होता है MLT -2, है ना, ये मास अपॉन में लेंथ है, तो यहां मास आएगा और यहां लेंथ आएगा, सही है। तो ये लेंथ चला गया ऊपर और मास से मास कट भी गया, है ना, ये लेंथ चला गया ऊपर, मास से मास कट भी गया, तो क्या बचा,
ये बचा एल स्क्वायर टी की पावर -2, है ना। मास से मास तो कट गया, एल चला गया ऊपर तो एल का स्क्वायर बन गया टी की पावर -2। यहां ऐसा नहीं होगा, देखो वेलोसिटी का है एल टी -1, एक्सेलरेशन का है एल टी -2, एनर्जी बाय मास का पता क्या होता है, एनर्जी का होता है ml स्क्वायर टी -2। इसको भी याद कर लेना बेटा, ठीक है, इसको भी आपने याद करना है, ठीक है, कृपया करके इसको याद करें आप, एनर्जी का भी याद करें, ml स्क्वायर टी -2 और डिवाइड बाय मास। देखो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, मैच हो रहा है कि नहीं, मास से मास कट गया, क्या बचा एल स्क्वायर टी -2, तो मैच हो गया, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इसमें आपने कुछ ट्राई किया है इसलिए मैं आपको 38% बच्चों ने किया है, तेजस, धनंजय, रुशील, काव्यांश, सूर्य, नैन्सी, मानसी, खुशवंत, तेजस, आर्यन, बहुत सही, बहुत सही, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको लेटेंट हीट दिख गया, एनर्जी बाय मास दिख गया फॉर्मूला, तो ये आंसर करो एक बार, ये आंसर करो, देखते क्या करते हो। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है ना, लेटेंट हीट का फॉर्मूला होता है एनर्जी, हीट एनर्जी बटा में मास, एनर्जी अपॉन में मास, ट्राई करो। हाँ, आज का लेक्चर बेटा थोड़ा सा लंबा चला गया, शुरू में गाइडेंस देनी पड़ती है ना, शुरू में स्ट्रेटेजी बतानी पड़ी मुझे, इसलिए लंबा चला गया है ना। आगे से कोशिश करेंगे कि 1.5 घंटा टच तो हो जाए, लेकिन 2 घंटा टच ना, मतलब 1.5 से ऊपर ज्यादा ना जाए, है ना। लेकिन मैंने आपको बताया थोड़ा लंबा जाएगा बेटा, ठीक है ना, थोड़ा सा आपको बेयर करना पड़ेगा इस चीज को, ठीक है। आओ देखो, एनर्जी होता है ml2 t-2, मैंने कहा इसको भी याद करिए आप, ठीक है, इसको भी याद करो, एनर्जी इंपॉर्टेंट है बेटा, याद करनी है, जैसे फोर्स याद करिए वैसे। और नीचे आ गया बेटा मास, तो मास से मास कट गया, है ना, ये हो गया m0l2t-2, ठीक है, टिक मारो फटाफट, क्या है ए, है ना, ए। वाह भाई वाह, 60% बच्चों ने, मयंक, मदारा उचिया, ये कैसा नाम है भाई, मोहित, वीडियो कॉल प्लीज, अच्छा तेरे को वीडियो कॉल ही करने का, नाम ही वीडियो कॉल रखा हुआ है, प्रिंस, शिवम, प्राची, पुण्य, प्रभजोत, अंशिका, प्रांजल, बहुत सही। और देखो, और देखो, ये सब प्रीवियस ईयर सवाल है बेटा, ठीक है ना, ये सब प्रीवियस ईयर सवाल है। ये बताओ, ये बताओ, 30 सेकंड का समय है, सिर्फ सिर्फ 30 सेकंड का समय, सवाल ढंग से पढ़ना। ये सवाल इजी है लेकिन, सौरभ कह रहा है सर क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहे, आपने पढ़ा भी दिया, क्योंकि सारे सारे फॉर्मूले आज याद कर लेगा क्या सारे फॉर्मूले थोड़ी ना आज याद होंगे, है ना, कुछ सवाल बनेंगे कुछ नहीं बनेंगे। सर ये बता दो खाना खाएं या नहीं, बेटा मैंने भी नहीं खाया है ना, तो जब मैं भी भूखा हूं तो तू भी रहेगा, थोड़ी देर की और बात है, फिर दोनों मिलके खाना खाएंगे। हाँ जी, पूछता है कि कौन सा सिस्टम ऐसा है यूनिट का जो सिर्फ मास, लेंथ और टाइम की बात नहीं करता, उससे आगे की बात भी करता है, उससे आगे की बात भी करता है। कौन है ऐसा बेटा, एसआई है, एसआई यूनिट है ना, उसके आगे की बात भी करता है, ठीक है। शायद सवाल को आप ढंग से पकड़े नहीं, इसलिए इतना कम पोल हुआ है, शायद आप सवाल को ढंग से पकड़े नहीं। वो पूछ रहा है मास, लेंथ और टाइम तक ही सीमित नहीं है, इससे आगे भी है, तो ऐसा कौन सा सिस्टम है, ऐसा ही है ना बेटा, है ना, मदारा उचिया, श्रेया, शिवम, धीरज, आशुतोष, त्रिषा, संयम, रुद्र प्रताप सिंह, मुकेश, आशुतोष, ठीक है। और सवाल पकड़ो भाई, और सवाल पकड़ो, ये बहुत इजी सवाल है, ये बहुत इजी सवाल है, इसके लिए 30 सेकंड का समय बस, इससे ज्यादा का नहीं। सवाल को सही से पढ़ो, ऐसे सवालों में फंसाता है, ऐसे ही सवालों में नॉट पॉट घुसा करके ना फंसाता है बच्चे को। हाँ जी, कौन सी फंडामेंटल यूनिट नहीं है आपने बताना है,
कौन सी फंडामेंटल यूनिट नहीं है? सबको पता है भाई, न्यूटन नहीं है यार, न्यूटन नहीं है। बाकी मीटर भी होता है, केजी भी होता है, सेकंड भी होता है, जानते ही हो आप। इसके बारे में क्या ही एक्सप्लेन करूं मैं आपको। 84% बच्चों ने सही भी दिया है। धनंजय, मयंकराज, वैष्णवी, मदारा उचीहा, नमन जाटव, तेजस, वीडियो कॉल प्लीज, मास्टर अभिनव, अमन कुमार, पूर्णिमा शर्मा। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन करवाता हूं लास्ट, ठीक है, उसके बाद अपन चलते हैं अपने अपने घर की तरफ। ठीक है ना, 45 सेकंड का समय दे रहा हूं। ये कैसे करना है बाद में बताऊंगा, पहले आप ट्राई करो। ये बात कर रहा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की, कैपिटल जी जो होता है ना, ये उसकी बात कर रहा है। ठीक है, ट्राई करो आप। मिस आरती कह रही है टाइम अप। बेटा किसका टाइम अप हुआ है चेक करो जरा, देखो खिड़की दरवाजे खोल के, यमराज तो नहीं खड़ा कहीं, क्योंकि मेरा टाइम तो अभी अप नहीं हुआ है। हम तो पढ़ा रहे हैं, तो आप पढ़ना चाहो तो पढ़ो। अगर आपको लग रहा है टाइम अप हो गया है तो भगवान का नाम लो और दरवाजा खोल दो, ताकि यमराज अंदर आ सके। ठीक है, जल्दी से आंसर करो इसका। टाइम अप। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? आइए देखें कैसे निकलता है ये। भाई इसको आपने किसी फॉर्मूले में देखा आज तक? आपने इस कैपिटल जी को किसी फॉर्मूले में देखा है कभी क्या? हां देखा है, लेकिन वो फॉर्मूला याद नहीं है ना? आओ दिखाऊं क्या है वो फॉर्मूला। F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। आया याद? 9th क्लास याद करो, है ना? तो यहां से हमने g का डायमेंशन निकालना है। क्या बाकी सबका पता है? एक बार पूछो अपने मन से, बाकी सबका पता है? फोर्स का पता है क्या? मासेस का पता है क्या? ये डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस का स्क्वायर, इसका पता है क्या? हां सबका पता है। देखो भाई फोर्स का निकालता हूं, MLT-2 मुझे याद है, मुझे याद है। जी इसका नहीं पता, छोड़ दे। मास का पता है, हां पता है, m, और इसका भी m, तो m स्क्वायर। दो मास है ना, m स्क्वायर, और नीचे क्या है? नीचे है लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, तो लेंथ का स्क्वायर गया ऊपर और मास का स्क्वायर आया इसके डिवाइड में। देख क्या बन गया, देख MLT-2 है ना, और L स्क्वायर भी है ऊपर और डिवाइड में m स्क्वायर है नीचे। ठीक है, और ये सब क्या है? ये सब डब्बाबंद जी के लिए है। सही है, तो देखो देखो किससे क्या कट जाएगा भाई। एक m से एक m कट गया, ये वाला m चला गया ऊपर तो बन गया m-1। ये l है, ये l स्क्वायर है, मिलके हो गया l क्यूब, और ये आ गया t-2। तो भाई साहब ये g का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया निकल के m-1 l क्यूब t-2। तो अदला बदली करनी पड़ेगी आपको, तब निकलेगा। ठीक है, अदला बदली करनी पड़ेगी तब निकलेगा। ठीक है, तो क्या मैच हो रहा है भाई? बी मैच हो रहा है शायद, है ना, m-1 l क्यूब t-2। मैं आपको बता दूं कि 2022 के एनडीए में पूछा गया था ये। ठीक है, 2022 का एनडीए 2 जो था सितंबर वाला, उसके अंदर ये सवाल आया हुआ है। ठीक है, मुझे ध्यान आ गया। ठीक है, तो बता दिया मैंने। बाकी सब भी एनडीए प्रीवियस ईयर ही हैं। 51% बच्चे आंसर दे पाए। तेजस, यश, नितिन, पवन, मनाली, मास्टर अभिनव, अभिनव सिंह, हन्नी एनडीए, खुशवंत ताक, खुशी कुकरेती, है ना? ठीक है, इतना ही रखें आज की क्लास को फिर। ठीक है, आप हमसे जुड़ सकते हैं यहां, यहां और यहां। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही। कैसी लगी आपको आज की ये क्लास, एनडीए की फिजिक्स की पहली क्लास कैसी रही? आई होप बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको पहली क्लास के अंदर मिल गई है। ठीक है ना, काफी इंफॉर्मेटिव लेक्चर है ये। लेकिन भाई सब कुछ आज नहीं करना है, धीरे धीरे जैसे जर्नी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे चीजें और ज्यादा स्ट्रीमलाइन होती जाएंगी। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग मोशन चैप्टर पर आएंगे, जिसको काइनामेटिक्स इन 1D भी कहते हैं। 1 डायमेंशनल मोशन को पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, और बिल्कुल इसी तरीके से 1 शॉट के अंदर कोशिश करेंगे उसको खत्म करने की, विद सवाल, है ना, विद क्वेश्चंस। ठीक है, तो मजा आया कि नहीं आया?
मजा आया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का पहली पहली क्लास में मेरे साथ जुड़ने के लिए, खूब सारा प्यार देने के लिए, खूब सारी क्लास को कोऑर्डिनेशन के साथ आगे बढ़ाने के लिए आप सभी का मैं धन्यवादी हूं। तो भाई एंड करते हैं आज की क्लास को। तो आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। मेरे साथ दोनों हाथ हवा में उठा करके जोरदार एक बार नारा लगा देंगे, बोलेंगे भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।